तो सर आज का जो हमारा विषय है टैक्स ऑडिट, मैं कहूंगा ये टैक्स ऑडिट हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स की एक नेशनल ड्यूटी है। क्यों? हम सब ने देखा है सर, आप में से कई हरजी वगैरह सीनियर हैं, 1984-85 के पहले जब ये टैक्स ऑडिट नहीं था, उस समय व्यापारी बड़ी मुश्किल से अकाउंट्स बनाता था। सब कुछ अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी में, पैरेलल इकोनॉमी में चलता था। पर ये जब 85 में टैक्स ऑडिट आया तो हमने हाथ पकड़ पकड़ के उनसे किताबें बनवाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवाई। और ये लिमिट जब तक 40 लाख की कई वर्षों तक रही तो इसमें कई जो अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी के लोग हैं वो ऑर्गेनाइज इकोनॉमी में आए। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा योगदान हमारी कर सलाहकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी का है। और आज जो हम देश की 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी देख रहे हैं, अगर ये इतनी इकोनॉमी अच्छी हुई है तो उसके पीछे मेजर कारण ये कि हमने लोगों को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में लेके आए। और एक बार जब ऑर्गेनाइज में बने तो लोगों की पूंजी डेवलप हुई, वो पूंजी डेवलप होने की वजह से वो प्रकल्प कर पाए। और इस वजह से आज जो हमारे देश का विकास हुआ है उसमें ये टैक्स ऑडिट का 1984 में आना और इसकी कई वर्षों तक 40 लाख जो लिमिट रही उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सर हम सबको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमने अर्थव्यवस्था के अंदर 1985 से लेकर अभी तक जो अर्थव्यवस्था की स्थिति बनी है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा इस तरीके से रहा है। अब हम बात करें टैक्स ऑडिट की, तो ये टैक्स ऑडिट केवल 3CD नहीं है। टैक्स ऑडिट सबसे पहले तो एक ऑडिट है। और आपको बताऊं, मैं पूरे दुनिया में केवल एकमात्र हमारा देश भारत है जहां कोई कंपलसरी टैक्स ऑडिट का कंसेप्ट है। दुनिया में और किसी देश में कोई कंपलसरी ऑडिट हो रहा हो इनकम टैक्स के लिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। पहले ये ऑडिट है तो कई बार ये होता है सर हम कि ये आइटम कैपिटल में डाल दो, ये खर्चा बुक मत करो। पर जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट खर्चे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो बिजनेस की बैलेंस शीट पीएनएल में आने चाहिए, उसको हम जरूर बुक करें। चाहे इनकम टैक्स में क्या उसका रिपरकेशन होता है वो अलग है, पर टैक्स ऑडिट सबसे पहले तो एक ऑडिट है। और ऑडिट की परिभाषा क्या है कि हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, वह सही से बने हुए हैं या नहीं। क्योंकि 3CD में जो इंफॉर्मेशन भरना है वो तो असेसी भरता है, हम उसको वेरीफाई करते हैं। पर टैक्स ऑडिट का जो प्रकल्प है उसमें ऑडिट इंपॉर्टेंट है। और ऑडिट में हमें देखना है कि जो जो खर्चे पीएनएल में आने थे वो सब आ गए नहीं आ गए, बैलेंस शीट में जो असेट लायबिलिटी दिखनी चाहिए थी बिजनेस से संबंधित वो बराबर दिख रही है या नहीं दिख रही। तो इसलिए ऑडिट में 3CD पे बाद में जाए, पहले 3CB हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ऑडिट रिपोर्ट होती है। अब बात करें हम सर, कई बार कई छोटी मोटी जो कॉमन त्रुटियां हैं उसके ऊपर भी आज मैं चर्चा करूंगा। तो एक चीज ये देखने में आ रही है कि सर हम लोग क्लाइंट के लिए जो बैलेंस शीट पीएनएल अपलोड करते हैं वो केवल एक सिंगल पेज अपलोड कर देते हैं बैलेंस शीट का पीएनएल का। उसमें डेटर्स तो बोले एज पर लिस्ट, एज पर शेड्यूल, और वो कोई शेड्यूल अपलोड नहीं करते हैं। तो ये आयकर विभाग से जब सीए इंस्टीट्यूट को 10,000 से अधिक रिपोर्ट गई कि आप एक बार देखें फंक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, तो उसमें सीए इंस्टीट्यूट का एक टैक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, उन्होंने उसको रिव्यू करके ये पाया कि अगर आप किसी शेड्यूल का रेफरेंस दे रहे हैं तो वो शेड्यूल भी साथ में अटैच होना चाहिए। या तो आप किसी शेड्यूल का रेफरेंस ना दें, और अगर रेफरेंस दिया है तो वो शेड्यूल साथ में होना चाहिए, अदरवाइज आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अधूरी माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि टैक्स ऑडिट जो किया जाता है उसमें अब हर टैक्स ऑडिट का रिव्यू होने लगा है। एक टैक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का सीए इंस्टीट्यूट ने गठन किया जो अब डायरेक्ट आयकर विभाग से ऑडिट रिपोर्ट्स बुलवा लेता है। और उन रिपोर्ट को देखकर उनमें अगर कोई मेजर मिस्टेक है तो डिसिप्लिनरी एक्शन करते हैं, और कोई माइनर मिस्टेक है तो एक एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि भैया ये ऑडिट के अंदर छोटी मोटी ये मिस्टेक्स हैं, ये आगे से मत करिएगा। तो उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं, ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं क्या नहीं। इसके पहले अभी रिसेंटली सीए इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट भी रिवाइज किया है, और ये 3 छोटे छोटे पब्लिकेशन है जिसमें जो चेकलिस्ट वाला है ये बहुपयोगी पब्लिकेशन है, क्योंकि इसके अंदर मेन पॉइंट आपको क्या देखने हैं हर क्लॉज से रिलेटेड उसके ऊपर पूरा गाइडेंस है। तो ये जो चेकलिस्ट है ये सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर अप्रोच टू टैक्स ऑडिट, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये पब्लिकेशन चेकलिस्ट मिल जाएगा। ये बहुत उपयोगी है। कई बार ऑडिट करने में क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या रिपोर्ट करना है नहीं करना, वो चीजों पे स्पष्टीकरण अगर चाहिए तो ये चेकलिस्ट के माध्यम से भी हमको मिल सकता है। तो अप्रोच टू टैक्स ऑडिट पे हाल ही में ये एक रिपोर्ट निकाली गई है। इसके अलावा सी इंस्टीट्यूट ने एक और पब्लिकेशन निकाला है जिसमें टैक्स ऑडिट में क्या कॉमन गलतियां हो रही है, क्योंकि 1985 से ऑडिट हो रहा है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको लगता है कि यार ये ऐसा होना चाहिए पर उसका कानून का उद्देश्य कुछ और था। तो ऐसी सब चीजें ढूंढ के निकाली गई हैं जो हमारे संज्ञान में होनी चाहिए।
अब आगे हम देखें एक कॉमन मिस्टेक जो हर्ष जी बहुत सारे केसेस में देखने में आई। क्या होता है कि क्लाइंट आता है हमारे पास में कि सर वो बैंक में रिपोर्ट देनी है, ऑडिट रिपोर्ट इधर देनी है, तो मुझे कॉपी दे दो। हम बोलते हैं यार तू साइन कर दे, तो वो क्लाइंट एक कॉपी हमको साइन करके देता है और हमारी साइन करी हुई 3 कॉपियां ले जाता है। अब वो साइन करी हुई जो कॉपी है हमारी, उस पर क्लाइंट कई बार ये जहमत भी नहीं उठाता कि खुद की साइन कर दें, और वो केवल सीए की ऑडिटर की साइन करी हुई रिपोर्ट सब जगह सर्कुलेट होती है। ऐसा ही एक मामला जब सीए इंस्टीट्यूट के संज्ञान में आया कि एसएससी ने तो साइन की नहीं और साइन केवल सीए की ऑडिटर की है, ऐसी रिपोर्ट को देख के सीए इंस्टीट्यूट ने कहा कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जिम्मेदारी क्लाइंट की है और आपकी जिम्मेदारी ऑडिट करने की है। पर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही जो है जो बना रहा है वो साइन नहीं कर रहा और आप साइन कर रहे हो, मतलब उसकी जिम्मेदारी भी आपने ओढ़ ली, तो इसको ग्रॉस नेग्लिजेंस माना गया है और ये मान के उन्होंने 1 साल के लिए मेंबरशिप टर्मिनेट करी है। तो सर क्लाइंट को कई बार रिपोर्ट चाहिए रहती है, 3 चाहिए हो, 4 चाहिए हो, 30 चाहिए हो, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि पहले क्लाइंट की साइन होगी उसके बाद ही ऑडिटर की साइन होगी, अन्यथा कई मामलों में इसको जो है आपका नेग्लिजेंस माना गया है। और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी है, क्योंकि अगर आप सीए की साइन करके जा रही है पर क्लाइंट की साइन ही नहीं है तो वो ऑडिट रिपोर्ट फिर अधूरी है, उसको मान्यता भी नहीं मिलेगी, उसके कई सारे रिपरकेशन हो सकते हैं। तो हम आगे से ये इंश्योर करें कि पहले पार्टी की साइन होगी उसके बाद ऑडिटर की साइन होगी, तभी वो प्रॉपर कंप्लायंस होता है और ये मिसकंडक्ट में नहीं आएगा। कई बार ये भी कुछ केसेस में देखा गया कि यार ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डेट नहीं है, तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम कर दें, एक मेकर चेकर चेक कर लें। एक जो है एक व्यक्ति बनाएगा रिपोर्ट, दूसरा व्यक्ति चेक करेगा। अगर ये मेकर चेकर चेक रहेगा तो इस प्रकार की कई गलतियां आगे होने से बच जाएंगी। दूसरा, कई बार ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज किया जाता है। कई बार ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्लॉज में कुछ लिख दिया और उसकी वजह से बाद में एडिशन होके आ गया, फिर ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज की जाती है। तो ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करने के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली, वो रिपोर्ट क्यों रिवाइज की। दूसरी, जिसको ओरिजिनल रिपोर्ट दी थी उसको रिवाइज रिपोर्ट भी देके सूचित किया जाना चाहिए कि भैया हमारी पुरानी रिपोर्ट को रेफर मत करना, अब ये नई रिपोर्ट आ गई है। ये भी कई मामलों में ऐसा हुआ कि जब ये गाइडेंस का पालन नहीं किया गया तो उसको मिसकंडक्ट माना गया। तो आगे इस प्रकार की भी गलती ना हो, ये सब लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके बाद इस बार गाइडेंस नोट जो टैक्स ऑडिट का है, जो टैक्स ऑडिट के लिए बाइबल कहा जाता है, उसमें भी कई सारे चेंजेस आए हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और दूरगामी चेंजेस। जैसे पिछली बार जो 2022 का गाइडेंस नोट था उसमें यह कहा गया था कि अगर आपने यूडिन जनरेट नहीं किया है तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट को इनवैलिड, नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। इस बार उसके ऊपर एक जो है करेक्शन आया है। उन्होंने कहा कि यार सीए इंस्टीट्यूट इसको बोल रहा है कि इनवैलिड मानेंगे, पर जब तक इनकम टैक्स एक्ट में कुछ नहीं आता तब तक ये इनवैलिड नहीं हो सकती, इसलिए इस बार गाइडेंस नोट से उसको हटा दिया। तो अगर यूडिन जनरेट नहीं हुआ या अपडेट नहीं हुआ तो उसको बाद में भी अपडेट किया जा सकता है, पर अपडेट नहीं होने से वो रिपोर्ट इनवैलिड नहीं हो जाएगी, ये स्पष्ट हो गया है। क्योंकि पिछली बार तक तो ये गाइडेंस नोट में लिख दिया था कि अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट में यूडिन नहीं है तो वो इनवैलिड है। इस बार ये कि कई बार बाद में अपडेट हुई या जो भी हुआ तो एटलीस्ट रिपोर्ट इनवैलिड नहीं होगी अगर 60 दिन में यूडिन अपडेट नहीं हुआ है तो। इसके बाद पर यूडिन का इंपॉर्टेंस है। क्लाइंट को कई बार टेंडर भरने हैं या टेंडर के अंदर ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है, बैंकों में, सरकारी विभाग में देनी पड़ती है। ऐसे एक पटेल पुत्र एग्रो फार्म के केस में, उत्तराखंड का केस है, उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करी, ऑडिट रिपोर्ट में यूडिन नहीं लिखा था तो उनकी ऑडिट रिपोर्ट को अमान्य करके उनको टेंडर में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, एलिजिबल नहीं माना गया। जब उनका टेंडर रिजेक्ट हुआ तो वो कोर्ट गए, कोर्ट ने बोला कि भैया सीए इंस्टीट्यूट और ये एक सामान्य धारणा है कि अगर ऑडिट हुआ है तो यूडिन होना चाहिए, अगर यूडिन नहीं है तो उसमें संशय की स्थिति हो जाती है, इसलिए उस ऑडिट रिपोर्ट के नहीं होने की वजह से आपको जो अपात्र कर दिया गया है उसमें कुछ भी वायलेशन नहीं है, इसलिए उसकी रिट पिटीशन को हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इसलिए कई बार सरकारी विभाग और कहीं भी देना है तो हम ये इंश्योर करेंगे पहले पार्टी की साइन हो और उसके बाद यूडिन डला हो, तभी उस रिपोर्ट को हम आगे दें, तब तक उस रिपोर्ट को आगे ना दें। अब बात करें सर, ये 2 लाइनें इतना बड़ा ब्लंडर कर रही हैं, इन लाइनों की वजह से कई केस में मिसकंडक्ट का नोटिस दिया गया है। क्या? इन्वेंट्री हैज बीन एक्सेप्टेड एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट अगर सर्टिफाई कर रहा है तो वो तो बैलेंस शीट पे साइन कर रहा है, सब कुछ ही उसी ने बनाया है, तो ये लिखने का अर्थ क्या है? सर ऑडिटर की ये जिम्मेदारी है कि उसको देखना है कि 31 मार्च को जो स्टॉक लिखा है अगर वो मटेरियल है तो वहां है या नहीं है। अब ये कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं। पहले तो 31 मार्च को जाके गिन के आए, जो लगभग अधिकतर केस में संभव नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, आप दूसरे अल्टरनेटिव तरीके भी हैं। आप मंथली परचेज सेल के बीच में जो है चेक कर लें कहीं इन्वेंट्री नेगेटिव तो नहीं हो रही, कॉस्ट ऑफ गुड्स और मार्जिन घटा दे सेल्स में दे और देख लें परचेज और सेल को कंपेयर करके। दूसरा,
सर हम ऑडिट करने जा रहे हैं अगस्त सितंबर में और स्टॉक सर्टिफाई कर रहे हैं मार्च का। तो मार्च के बाद जो जीएसटी रिटर्न में सेल डिक्लेयर हुई है उसमें हम देख लें कि यार 31 मार्च को जो स्टॉक है वो बिक गया है नहीं। अगर अगले 6 महीने में भी माल नहीं बिक रहा तो इसका मतलब वो है ही नहीं, और अगर बिक गया तो था तभी तो बिका है, तो उसके ऊपर फिर हमारे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। इसलिए ये लाइनें लिखना तो गलत है, इन्वेंट्री हैज बीन एक्सेप्टेड एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। हम ये लिख दें कि इन्वेंट्री जो एसएससी ने दी है उसको हमने विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं और ऑडिट टूल्स लगा के वेरीफाई किया है और हमें उसके अंदर कोई मेजर डिस्कनेक्ट नहीं प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, पर यह लिखना तो कतई उचित नहीं है कि इन्वेंट्री हैज बीन एक्सेप्टेड एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। इसके ऊपर सीए इंस्टीट्यूट ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन भी लिया है। अब एक और चीज होती है सर, अभी नफरा बहुत एक्टिव हो गया है ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर। नफरा जो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये भी कई इशू रेज करता है। अगर कोई डेटर या क्रेडिटर है तो उसमें अगर हमारे जो टॉप, कई बार क्या होता है कि सेल्स डेटर बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें जो टॉप 5-10 डेटर्स हैं कम से कम उनसे डायरेक्ट कंफर्मेशन मंगाना आवश्यक है। अगर वो नहीं मंगाई तो ऑडिट के जो प्रक्रिया है उसका वायलेशन माना जाता है। अब ऑडिट सर पहले जो 5-10 साल पहले हम ऑडिट करते थे वो ऑडिट और हमारे देश की अर्थव्यवस्था दोनों में बहुत चेंज आ गए हैं। अब ऑडिट का भी रिव्यू होता है तो ऑडिट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका भी पालन करना जरूरी है। तो कम से कम अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, सीए साइन कर रहा है कि ट्रू एंड फेयर है, तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो स्टॉक है उसमें मेजर कोई डिफरेंस नहीं है और जो डेटर्स हैं वो वास्तव में रिसीवेबल है या नहीं। या तो हम देख लें कि डेटर्स जो है 31 मार्च को अगले 6 महीने में उनका पैसा आ गया है नहीं, अगर आ गया है पैसा मतलब वो थे तभी आया है, या अगर पैसा नहीं आया तो उनसे डायरेक्ट कंफर्मेशन मंगा ली जाए। ये दो टूल्स चेक करना नॉर्मल ऑडिट के अंदर अति आवश्यक है। अब इसके अलावा एंगेजमेंट लेटर वगैरह जो डॉक्यूमेंटेशन है ये भी रखें। अब हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं 3CB में, तो 3CB में ये कॉमन मिस्टेक फॉलो की गई, ये कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व की गई है सबके द्वारा कि 3CB में अब जरूरी है लिखना कि एसएससी की क्या जिम्मेदारी थी और ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी थी। 3CB में ये स्टैंडर्ड क्लॉज लिखना पड़ता है हमको 3CB के अंदर कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करना, इसको ट्रू एंड फेयर व्यू में बनाना, और 3CD में जो भी चीजें लिखी हैं यह सब लिखने की प्रारंभिक जिम्मेदारी एसएससी की है। और ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, तो ये आप पैराग्राफ लिख सकते हैं कि ऑडिटर की जिम्मेदारी इसको वेरीफाई करना, टेस्ट चेक टूल्स टेक्निक लगा के, कंपेरेटिव एनालिसिस और सभी प्रक्रिया लगा के ये सुनिश्चित करना कि हाँ जो एसएससी ने डिटेल दी है, जो प्रक्रिया फॉलो करी है वो सही है। तो इसलिए 3CD की जानकारी और बैलेंस शीट पीएनएल दोनों कोई मेजर मिस्टेक इसके अंदर नहीं है। ये ऑडिट ओपिनियन हो गया कि ये ट्रू एंड फेयर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स ऑडिटर और एसएससी की जिम्मेदारी ये हर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में होनी चाहिए सर, अदरवाइज वो रिपोर्ट को जो है सीए के द्वारा उसमें सिग्निफिकेंट मिस्टेक मानी गई है। क्यों? ये कई बार जरूरी हो जाता है कि ऑडिट में सर हमने क्या किया, क्लाइंट ने क्या किया, तो ये जिम्मेदारियां लिखित में होनी जरूरी है। कई बार ये होता है कि कोई खाता एनपी हो गया और जब एसएससी के ऊपर आती है या एसएससी ऑडिटर के ऊपर डाल देता है, या कई बार बैंक टैक्स ऑडिटर को मोहरा बनाते हैं, तो ऐसे केस में अगर हमने हमारी जिम्मेदारी क्लियर रूप से लिख रखी है तो भविष्य में ये समस्या आने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो ये एसएससी और टैक्स ऑडिटर की जिम्मेदारी हुई। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एआईएस, टीआईएस, बैलेंस कंफर्मेशन, बैंक रिकंसिलेशन, आपके कंप्यूटेशन, ये सब हमारे पास होने चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि स्टॉक स्टेटमेंट। कई बार पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप जिनकी बैंक से लिमिट चल रही है तो वो बैंक में स्टॉक कुछ और देते हैं और ऑडिट रिपोर्ट में कुछ और आता है, और अब जो बैंक में स्टॉक दिया है उसकी पूरी जानकारी डायरेक्ट आयकर विभाग बैंक से ले रहा है। तो इसलिए सीए को भी ऑडिट करते समय देखना चाहिए कि अगर बैंक में कोई स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किए हैं तो उस स्टॉक को और 31 मार्च के स्टॉक का मिलान कर ले, जिससे क्लियर हो जाए कि भैया स्टॉक मार्च में और जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस रहेगा और बाद में निकलता है तो एसएससी के एडिशन भी होंगे, कई चीजें होगी। पर अगर पहले ही मालूम पड़ जाता है बैंक में क्या स्टॉक दिया है तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट उस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका स्टॉक इन लाइन ला सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि बैंक में जो स्टॉक स्टेटमेंट दिए वो भी ऑडिट करते समय हम देख लें। अब इसके बाद टैक्स ऑडिट कब होगा, इसको लेके बहुत सारे ये यश प्रश्न बन गया है। सर लिमिट टैक्स ऑडिट की जो दे रखी है वो 44AB में दे रखी है कि मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो तो मुझे टैक्स ऑडिट कराना है, और ये 1 करोड़ की लिमिट हो जाती है 10 करोड़ अगर मेरा 95% से ज्यादा रिसिप्ट और पेमेंट दोनों नॉन कैश हो। अब ये रिसिप्ट पेमेंट क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, रिसिप्ट पेमेंट मेरी कैश बुक का टोटल लूं मैं डेबिट और क्रेडिट, और बैंक बुक का डेबिट क्रेडिट ले लूं,
कैश बुक के डेबिट से मैं कंपेयर करूं, टोटल कर लूं उसका, कैश और बैंक का, अगर बैंक बुक और कैश बुक के टोटल का 5% जो है उससे ज्यादा अगर कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर मेरे लिए लिमिट हो जाती है 10 करोड़। राइट सर, तो नॉर्मल लिमिट 1 करोड़, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में लिमिट हो जाती है 10 करोड़। तो क्या, मेरा एक प्रश्न आप सबसे है, आप लोग चैट बॉक्स में भी उसका जवाब दे सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मेरा टर्नओवर है 50 लाख रुपए और मेरा प्रॉफिट है मात्र 1 लाख रुपए, तो क्या मुझे ऑडिट कराने की आवश्यकता है या नहीं है? आप लोग चैट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। 50 लाख का टर्नओवर है, 1 लाख का प्रॉफिट दिखाया, क्या मुझे टैक्स ऑडिट कराना है? कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन करा लेना चाहिए। ठीक है, ये भी एक व्यू है, पर कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहेंगे 44AD, 44AD सर 2017 के पहले कुछ और था और 2017 के बाद में 44AD में आमूलचूल परिवर्तन आ गए हैं। अब 44AD ये बोलता है कि आप अगर 44 के एडी के अंदर जाते हो और फिर बाहर आते हो तो आपको 5 साल टैक्स ऑडिट कराना है, पर अगर आप 44 एडी के अंदर जाते ही नहीं हो तो फिर आपको ऑडिट नहीं कराना। 44AD का फायदा क्या है कि आपको बुक्स मेंटेन नहीं करनी। तो ऐसे केस में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल बना के उसको सबमिट कर दें। बैलेंस शीट पीएनएल बना के अगर आप एक बार जो है आईटीआर में फीड कर देते हैं तो आपको ऑडिट की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं आती। ये सवाल ज्यादातर उन केसेस में आता है जहां पर सैलरीड व्यक्ति है पर उसने एफएनओ के अंडर ट्रांजैक्शन कर लिया और उसको लॉस हो गया। तो ऐसे केस में आता है यार ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे क्या करेंगे? तो उसमें स्पष्ट रूप से आपको बता दूं मैं कि अगर मेरा सपोज एफएनओ के अंदर लॉस हो गया तो मैं पीएनएल में लॉस बता दूं, उसका पीएनएल बनाऊं, लॉस बता दूं बकायदा, और बैलेंस शीट में आप बोले क्या बताएंगे, तो अगर मेरा जिस ब्रोकर के पास मैंने ट्रांजैक्शन किया 31 मार्च को ब्रोकर के खाते में कुछ बैलेंस है तो वो मेरी असेट हो गई और उतना अमाउंट मेरी कैपिटल हो गई, ये बन गई मेरी बैलेंस शीट। राइट सर, तो एफएनओ या ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन है तो मुझे केवल उस बिजनेस का ऑडिट करना है, मुझे एसएससी का पूरा ऑडिट उस केस में नहीं करना। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अब इसी के अंदर आगे हम देखें तो डेरिवेटिव से रिलेटेड कई बार इश्यूज आते हैं। पहले तो मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि 44AD ऑप्शनल है, अब आपके ऊपर कंपल्सरी नहीं, आप अंदर जाना चाहें तो जाएं। और कई बार ये होता है कि मैं 44AD में चला गया पर अब मुझे बाहर आना है तो कैसे आऊं, मुझे ऑडिट भी नहीं कराना। तो एक लॉ का प्रोविजन है कि अगर आपकी 100 रुपए भी कमीशन की इनकम हो गई या प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो गए तो आप ऑटोमेटिकली 44AD के लिए अपात्र हो जाते हो। और जब आप 44AD के लिए अपात्र हो गए तो फिर आपको 44AD एप्लीकेबल नहीं है, तो आप बाहर आ नहीं रहे हो, ऑटोमेटिक बाहर हो गए हो, तो ऑडिट कराना उन मामलों में कंपलसरी नहीं होता। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देखें कि डेरिवेटिव में टर्नओवर कैसे होता है। आज लगभग हर युवान एफएनओ में डेरिवेटिव के अंदर ट्रेडिंग करता है, कुछ ना कुछ जीरोधा या किसी ऐप से करता है। तो सर ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए हमको नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस जो है इनको टोटल करना रहता है। जैसे मुझे 50 का लॉस हुआ 20 का गेन हुआ तो मेरा टर्नओवर 70 माना जाता है, वो केवल ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए। बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर 50 का प्रॉफिट है तो मैं इनकम में 50 बताऊंगा और 20 का लॉस है तो लॉस का मैं एक्सपेंस में 20 का लॉस दिखाऊंगा। बुक्स में टर्नओवर में मैं 70 नहीं लिखूंगा, प्रॉफिट की जगह आएगा, लॉस की जगह आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सी इंस्टीट्यूट ने इस बार गाइडेंस नोट में भी कैलकुलेट क्लियर किया है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव को इग्नोर करके दोनों को जोड़ देते हैं, ये केवल यह डिसाइड करने के लिए, निर्णय लेने के लिए कि ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं उसके लिए है, बाकी किसी पर्पस के लिए नहीं बनता। राइट सर, अब इसके बाद में ऑडिट कब होगा, कैसे होगा, और 3CB के अंदर अब एक चीज हम समझ ले सर कि 3CD असेसी का है, 3CD असेसी बनाता है, उसमें जो भी लिखता है असेसी लिखता है। अगर ऑडिटर को लगता है कि नहीं यार ये लिखना चाहिए था पर असेसी नहीं लिख रहा तो वो 3CD में कुछ नहीं करे, उसके लिए 3CB रिपोर्ट है, 3CB में उसको क्वालिफाई कर सकता है। और ये क्वालिफाई कहां करेगा, तो ये 16 अलग अलग चीजें लिखी है पर इनमें सबसे नीचे जो अदर लिखा है उसके अंदर करे। क्यों? क्योंकि अगर आपने टॉप में कर दिया कि प्रॉपर बुक्स हैव नॉट बीन मेंटेन्ड या स्टॉक रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड, तो इसके बेसिस के ऊपर इन कॉलम के आगे अगर आप जाने किया तो आपको जो है रेड अलर्ट वहां जल जाएगा और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट होने के लिए स्क्रूटनी में भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आइडियल ये है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने या इन्वेंटरी रिलेटेड लिखने के बजाय जो सबसे नीचे अदर्स है इसके अंदर हम जो भी क्वालिफिकेशन लिखे तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब कई बार क्वालिफिकेशन ऑडिटर लिख देता है, तो क्या केवल ऑडिटर के क्वालिफिकेशन लिखने की वजह से असेसमेंट में कोई एडिशन डिसअलाउंस हो सकता है? नहीं, इसको कई बार कई कोर्ट्स ने क्लियर किया। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने एस्कॉर्ट्स में लिखा है कि ऑडिटर ने जो लिखा है
वो महत्वपूर्ण है पर वो फाइनल नहीं है, अंतिम शब्द नहीं है। तो अगर एसएससी के अगेंस्ट भी लिखा है तो केवल उस ग्राउंड के ऊपर आप कोई भी एडिशन या डिसअलाउंस नहीं कर सकते। यही बात गुजरात हाईकोर्ट के राजकोट इंजीनियरिंग के केस में हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी ने भारत सरकार की तरफ से एफिडेविट में लिखा कि ओपिनियन गिवन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट आर नीदर बाइंडिंग ऑन असेसी नॉर ऑन द असेसिंग ऑफिसर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें कि जो भी लिखा हुआ है, जो भी ऑडिटर ने लिखा है, वो रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, असेसी के ऊपर है। वो अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आगे उसको स्क्रूटनी में फाइट किया जा सकता है। ये डिसीजन जहां पर ये बोले कि ऑडिटर ने लिख दिया इसलिए मैं डिसअलाउ कर रहा हूं, वहां पर ये डिसीजंस का आप उपयोग कर सकते हैं। अब कई बार ऑडिट रिपोर्ट में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, तुरंत रेक्टिफाई कर ले, मानव मात्र भूल के पात्र, गलती हर एक से होती है। तो अगर गलती हो गई तो उसको तुरंत रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, अदरवाइज 271J की पेनल्टी आ गई है जो 10,000 पर रिपोर्ट सर्टिफिकेट है, और उसके दूसरे इंप्लीकेशन भी बहुत होते हैं। इसलिए जो है गलती अगर हमें संज्ञान में आ जाए तो तुरंत उसको रिवाइज कर लेना चाहिए, रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, और रेक्टिफाई का जो रिवीजन का प्रोसेस है उसको फॉलो कर लिया जाए। अब आते हैं 3CD पे। तो 3CD में भी कई चीजें हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण 2016 में जो अमेंडमेंट आया, हर जी इन्होंने कर दिया कि अब अगर ऑडिट रिपोर्ट में कोई 3CD में डिसअलाउंस लिखा है और रिटर्न में वो डिसअलाउंस नहीं किया गया तो ऑटोमेटिक रिटर्न को प्रोसेस करते समय 143(1) में वो डिसअलाउंस होके आ जाएगा। और इस कारण से ऑडिट रिपोर्ट में कई चीजें जो लिखी रहती हैं उसके बेस पे ऑटोमेटिक एडिशन होके आ गए 143(1) के अंदर, और ये आने की वजह से बहुत समस्याएं हो गई। तो इसके बाद कुछ चेंजेस जो हमको करना है और जो चेंजेस आ गए वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कुछ कॉमन मिस्टेक, एक तो क्लॉज नंबर 16D जो टैक्स ऑडिट 3CD में पूछता है, एनी आइटम नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे इंटरेस्ट इनकम को हम अदर सोर्स में लिखते हैं, कैपिटल गेन को कैपिटल गेन हेड में लिखते हैं, तो पीएनएल में नहीं लिया जाता था। तो इसलिए एज एन ऑडिटर हम लोग इसको इस क्लॉज में 16 में लिख देते थे। अब सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से भी ये क्लैरिफाई हो गया है और कुछ डिसीजंस भी आ गए हैं जिसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया कि यहां पर वही लिखना है जो बिजनेस की इनकम थी, और बिजनेस में अगर उसको इंक्लूड नहीं करी, पीएनएल में नहीं ली, उसको लिखना है। जो बिजनेस की इनकम नहीं और ऑलरेडी टैक्स हो गई, इंटरेस्ट अदर सोर्स में टैक्स हो गया, कैपिटल गेन उस सोर्स में टैक्स हो गया, अदर इनकम अदर हेड में टैक्स हो गई, तो वो फिर वहां टैक्स हो गई, तो वापस डबल यहां लिखोगे तो डबल टैक्स हो जाएगी। इसलिए इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, अदर इनकम, गिफ्ट आदि जो आइटम है जो बिजनेस की इनकम नहीं है और पीएनएल में जो है क्रेडिट नहीं किए गए, उनको यहां नहीं लिखना। केवल बिजनेस की जो इनकम है और पीएनएल में क्रेडिट हमें जो करना था और नहीं किए, जैसे कोई अगर हमको सब्सिडी मिली जो पीएनएल में क्रेडिट करना था पर नहीं करी, उसकी रिपोर्टिंग यहां पर होगी। बाकी इसके अलावा जो है इंटरेस्ट और इन आइटम की रिपोर्टिंग नहीं होगी। कई बार एक प्रैक्टिस के रूप में ये सब की रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट में होती थी, और जो भी रिपोर्ट किया है उतने का एडिशन होके आने लगा। तो जब ये एडिशन होके आने लगा तब अब फिर जो है एक क्लैरिफिकेशन सीए इंस्टीट्यूट ने भी इस मामले में किया है। देन आगे बढ़े हम। ऐसा ही होता है कि अगर हमने सपोज कोई असेट के लिए सब्सिडी मिली तो असेट में से माइनस करते थे तो उसको भी इस क्लॉज में लिखते थे, उसको भी अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने असेट की कॉस्ट में से कम किया है तो फिर यहां पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक और त्रुटि ये देखने में आई सर कि कंटिजेंट लायबिलिटी कंपनी के नोट्स टू अकाउंट में रहता है, उसको हमने क्लॉज 21 में लिख दिया जो यहां नहीं लिखना था। क्यों? क्योंकि यहां उन लायबिलिटी के बारे में लिखना है जो हमने प्रोविजन किया, खर्चा मांडा है बुक्स के अंदर, और वो हवा में है, उसका कोई बेसिस नहीं है, उसकी रिपोर्टिंग करनी, ना कि उन नोट्स टू अकाउंट में कंटिजेंट लायबिलिटी की जो लायबिलिटी आ सकती है पर इसका कोई प्रोविजन नहीं किया। तो दोनों अलग है, इसलिए इस कंटिजेंट लायबिलिटी में कोई रिपोर्टिंग नहीं करना। अब आगे हम देखें एड्रेस में कई बार त्रुटि हो जाती है। एड्रेस हम जो आगे भी लिखते हैं कि बुक्स कहाँ रखी है, तो उसमें कुछ और एड्रेस है, यहाँ कुछ और एड्रेस है। यहाँ जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है वह आएगा, और आगे जो एड्रेस दिया है वो और ये मैच होना चाहिए, मिलना चाहिए। दूसरा सर, ये इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है स्लाइड, इसमें आपको कोई गलती दिख रही है क्या? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं कि इसमें कोई गलती है क्या साहब? ये क्लॉज नंबर 4 में मुझे इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी पड़ती है, क्या इसमें कोई गलती है? पैन नंबर गलत लिखा हुआ है राजस्थान में। हाँ जी, राजस्थान में पैन नंबर गलत लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है साहब, और बाकी तो ठीक है। अब राजस्थान का कोड पता नहीं क्या है, 08 है कि 09 है। ठीक है। अब मैं आपको प्रोफेशनल बताऊं टैक्स। सर, हाँ बिल्कुल सही कहा, प्रोफेशनल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, इसलिए क्लॉज 4 में प्रोफेशनल टैक्स के रजिस्ट्रेशन को नहीं लिखने की जरूरत है। ये डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है।
पहली गलती। दूसरी चीज क्या होता है सर कि जब हमारे अकाउंटेंट से डेटा मांगते हैं तो अकाउंटेंट को बोला कि यार वो जो है जीएसटी नंबर जितने भी हैं आपके सब भेज दो। अब वो हमने उस असेसी का मांगा और वो जो हमारे भैया हैं उनका सब दे देते हैं, तो भैया की एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म अलग है, एक पार्टनरशिप अलग है, कंपनी अलग है, तो वो समझा कि भैया के मांगे तो भैया के सारे बिजनेस देते हैं और हमारे पास आया तो हमने भी एज इट इज सारे लिख दिए। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि जो असेसी है केवल उसका लिखना है, अगर कंपनी है तो कंपनी का लिखना है, उसके दूसरे प्रोप्राइटर का भी गलती से लिखा जाता है और सालों साल चलता रहता है। तो ऐसा ना हो। ऐसी एक और त्रुटि होती है उन केसेस के अंदर जहां पर असेसी प्रोप्राइटर था, बिजनेस करता था, बाद में उसकी डेथ के बाद बेटा जो है वही जीएसटी नंबर पे काम कर रहा है, उसने जीएसटी नंबर चेंज नहीं कराया, वो जो है डीआरसी भर के उसको जो सक्सेशन कराना रहता है वो नहीं कराया। या कई बार ये होता है कि असेसी जो है पार्टनरशिप थी, बाद में डिसॉल्व हो गई और वो प्रोप्राइटरशिप ने टेक ओवर कर दी, वही नाम से बिजनेस चल रहा है, तो वो जीएसटी नंबर दूसरा गलत चला देते हैं। तो ये भी कई बार मिस्टेक पाई गई है, तो ये ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए सर। इसके बाद में टैक्स ऑडिट कंपनी का होता है तो उसके लिए क्लॉज बता दिया उन्होंने किस क्लॉज के अंदर होगा, थर्ड प्रोवाइजो ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। फिर हम आगे देखें नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। अब मैं ट्रेडिंग भी करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूं, 50 धंधे करता हूं, तो मैं ट्रेडिंग में जो बिजनेस कोड 10A में मांगा गया है वो केवल मैंने ट्रेडिंग का डाला, जबकि मैं मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हूं। तो सीए इंस्टीट्यूट का विभाग का ये कहना है कि आप भैया इसमें जितने व्यवसाय हैं सबकी जानकारी दें, ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग का कोड लिखे, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका कोड लिखे, सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका कोड लिखे, आप एक से अधिक कोड इसमें लिख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जितने अलग अलग व्यापार कर रहे हैं सबका कोड यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़े 11B पे आते हैं। 11B कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखी है उसका एड्रेस दो, कौन सी बुक्स है और एड्रेस। तो सर बुक्स जहां रखते हैं वहां पर सर्वे हो सकता है, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस की जो डेफिनेशन है उसमें बुक्स जहां रखी है वो भी मांगा गया है। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बुक्स हमने जो रखी है, अब मेरा जो है नीचे दुकान ऊपर मकान है तो मैंने प्लॉट नंबर लिख दिया, तो उस केस में सर्वे मेरे घर पे भी कर सकते हैं। इसलिए जब हम बुक्स लिख रहे हैं तो स्पष्ट रूप से लिखेंगे अगर दुकान नीचे का फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर सो एंड सो प्लॉट नंबर। अदरवाइज हमने लिख दिया तो वो सर्वे को सर्च में बदल देंगे कि बोले आपका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ। तो इसलिए हम क्या एड्रेस लिखते हैं इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सर्वे कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वो इसके बेसिस पे डिसाइड हो सकता है। इसके बाद देखें हम कि बुक्स ऑफ अकाउंट किस फॉर्म में लिखे गए हैं। वो पूछता है मैन्युअल है, कंप्यूटराइज है। अगर कंप्यूटराइज है तो अब कंपनियों पे इस साल से ऑडिट ट्रेल कंपलसरी हो गया है। ये ऑडिट ट्रेल क्या होता है सर, और कई बार हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करें हमको पता ही नहीं पर वो ऑडिट ट्रेल मेंटेन कर रहा है। अब कई ऑडिट करवाने गए, वहां देखा कि यार किसी ने 30,000 रुपए का कोई खर्चा मान रखा है, नगद में पे किया। हमने बोला यार 30,000 रुपए नगद कैसे किए, 10,000 से ज्यादा तो लिमिट है, 10,000 की लिमिट है। तो वो उसने वाउचर को तोड़ दिया। अब वो वाउचर तोड़ दिया पर ऑडिट ट्रेल में पूरा रिकॉर्ड हो गया। तो कई बार ये होता है, ये जो ऑडिट ट्रेल चीज आ गई हमको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर ऑडिट ट्रेल इनेबल है तो फिर उसको इस तरीके से खर्चे न करें। अगर अब हर चीज रिकॉर्ड हो रही है ऑडिट ट्रेल के अंदर, अभी ये केवल कंपनी के ऊपर मैंडेटरी हुआ है पर नॉन कॉर्पोरेट के केस में भी ये आगे पीछे आ जाएगा। इसलिए हम ध्यान रखें कि अब ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई है, हमें पता भी नहीं, हमने वाउचर जो है बिल वाउचर तोड़वा दिए पर वो ऑडिट ट्रेल में सब रिकॉर्ड हो गया कि पहले क्या था अब क्या हो गया है। तो वो स्क्रूटनी में एओ को तो खाली ऑडिट ट्रेल देखनी है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि ये चीजें जो ऑडिट में चेंज होती हैं, ऑडिट के समय चेंज होती हैं, उसको इस तरीके से करें कि ऑडिट ट्रेल वगैरह नहीं हो और प्रॉपर जब वो ट्रांजैक्शन हो उसी समय जो है हम बोल दें कि भैया 10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन ही मत करो ताकि जो है आगे कोई वायलेशन हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑडिट ट्रेल अब चीज आ गई है, ऑडिट में इसका विशेष ध्यान दें। इसके अलावा 11B में हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, पर 11C में पूछा है बुक्स मेंटेन के अलावा क्या डॉक्यूमेंट एग्जामिन करें। तो 11B में कैश बुक बैंक बुक लेजर आएगा, 11C में कैश बुक बैंक बुक लेजर के साथ में अगर इनवॉइस चेक करें, परचेज सेल इनवॉइस, रिसीव, वाउचर, बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी रिटर्न, बिल, कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, ये भी लिखना पड़ते हैं जो जो हमने डॉक्यूमेंट चेक करे हैं। तो 11B का सेम है दबो दबा के 11C में आ जाता था, उसके ऊपर भी विभाग से आया है कि यहाँ पर आपसे अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है, जबकि आप बिना पढ़े 11B को सेम है दबो 11C कर देते हैं। तो इसलिए 11C में आपको सेल, परचेज, बिल, वाउचर, जीएसटी रिटर्न अगर आपने देखे हैं तो उसका भी यहाँ पर मेंशन करना आवश्यक है। राइट सर, ठीक है। अब आगे चले हम 11C के बाद में मेथड ऑफ अकाउंटिंग।
मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश मर्केंटाइल यही अलाउड है, हाइब्रिड अलाउड नहीं है। पर कई बार ये होता है कि मैं जो है कुछ आइटम्स को कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, मेरा मेजर मेथड मर्केंटाइल है, पर अगर एक आध दो आइटम जैसे इंटरेस्ट ऑन रिफंड, डिविडेंड, ऐसा अगर कुछ कैश में कर रहा हूं और मेजर आइटम हो, तो उसको फिर हमको नोट्स के रूप में दे देना चाहिए कि नॉर्मली द कंपनी फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हाउएवर फॉल्स सोलो एंड सो सोर्स द इनकम हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल रिसीव्ड बेसिस। और हमारे पुराने केस लॉस कहते हैं कि हम हर सोर्स वाइज एक अलग मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखें, क्लॉज 12 में हमसे पूछा गया है कि एनी कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैपिटल एसेट को अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है तो ये टैक्स तभी लगेगा जब वो स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है अगर हमने कोई रेशियो डील या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया, क्योंकि अब 45(5) में तो जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उस दिन की स्टाम्प वैल्यू पे आज के आज ही पूरा टैक्स लग जाता है। तो इसलिए अगर हम उसको पहले कन्वर्ट कर ले स्टॉक इन ट्रेड के अंदर, उसके बाद जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करें, तो हमें बहुत उसके अंदर एडवांटेज हो जाता है। इफेक्टिव टैक्स रेट भी उसके 44AD के साथ कॉम्बिनेशन करें तो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड, तो इस क्लॉज 12 के अंदर उसकी रिपोर्टिंग करना चाहिए। इसके बाद कुछ आईसीडीएस हैं जिसके अंदर हमको प्रॉपर डिस्क्लोज करना चाहिए। आईसीडीएस के अंदर जो है मार्क टू मार्केट लॉसेस वगैरह की जो है छूट नहीं मिलती, और मार्क टू मार्केट गेन भी टैक्सेबल नहीं होता है। इसके बाद हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लें, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करी, तो अब लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे ही वैल्यूएशन होगा। पहले कई केस में एट कॉस्ट करते थे, कई एनआरवी करते थे, पर अब लॉ में ही लिख दिया इनकम टैक्स में उन्होंने कि कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, उसी के ऊपर आपका वैल्यूएशन होगा। अब आपके पास कोई ऑप्शन तीसरा नहीं बचता है। इसके बाद हम देखें तो एक ज्वेलर्स के केस में क्या होता था कि वो लोग लीफो यूज करते थे, अब लीफो अलाउड नहीं है, फीफो या वेटेड एवरेज अलाउड है। तो उसमें क्या होता है, एक उदाहरण देता हूं हर जी। हमने ये किया कि मैंने एक ज्वेलरी की दुकान खोली 2001 में, 50,000 रुपए तोला सोना लिया मैंने, और उसके या 50,000 रुपए का 1 किलो सोना लिया मैंने 2001 में, और आज उसका भाव 50 लाख हो गया। तो मैं तो लीफो फॉलो कर रहा हूं, बाद में जो माल आया वो पहले चला गया, तो लीफो माल आया गया गया, तो मेरा जो ओरिजिनल स्टॉक था तो वो पुरानी वैल्यू पे आ रहा है। तो अगर मैंने सपोज 2001 में 5 लाख रुपए का 1 किलो सोना लिया, तो आज भी मेरे पास अगर 1 किलो सोना बचा है, तो मैं बोलूंगा कि यार जो बाद में आया था वो पहले चला गया, तो ये तो मेरे पास जो बचा है स्टॉक वो 2001 वाला है, तो 5 लाख पे वैल्यू होना चाहिए, जबकि उसकी वैल्यू 50 लाख हो चुकी है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये लीफो मेथड अपनाए नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं है। कहीं अगर किसी ज्वेलर के केस में है तो हम ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है। अगर बुलियन या वो है तो वो तो इंटरचेंजेबल हो जाता है, पर अगर मेरे पास कोई हार के रूप में या किसी ज्वेलरी के रूप में वो है, तो फिर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही लेंगे, वहां पर फिर लीफो एक तरीके से एप्लीकेबल रहेगा आइडेंटिफिकेशन मेथड के रूप में। कई बार ये समस्या आती है कि यार स्टॉक ही मेंटेन नहीं कर सकते, स्टॉक है ही नहीं, रिकॉर्ड है ही नहीं, मेरा किराने की दुकान है, ऐसा है। तो उस केस में लॉ में ही रिटेल मेथड दी हुई है। इसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट ईयर का जीपी माइनस कर देते हैं सेल्स में से, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है जो बैलेंसिंग फिगर होता है। तो ये जो तरीका है ये लॉ ने रिकॉग्नाइज कर रखा है रिटेल मेथड के माध्यम से। तो हमें ये देखना है कि अगर कोई भी व्यापार इस तरीके का है, कंपोजिशन में है, स्टॉक की डिटेल नहीं रखता, तो उसके ऊपर रिटेल मेथड एप्लीकेबल हो सकती है, उसका अप्रोप्रिएट नोट डाल दें। इसके बाद हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस, जैसे एक आईसीडीएस में चेंज आया कोई भी टाइप का, जैसे हर जी आपको गैस की सब्सिडी आती है क्या? हमारे यहाँ 12 रुपए 53 पैसे गैस की सब्सिडी है, वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है। अब लॉ में लिख दिया दो चीजें हैं, अगर मेरे को किसी असेट से रिलेटेड सब्सिडी ग्रांट मिली है तो वो असेट की कॉस्ट में से कम हो जाएगी। उसके अलावा जो भी सब्सिडी किसी भी कारण से मिली है वो पूरी पीएनएल के अंदर उसको इनकम मानना पड़ेगा, वो टैक्सेबल है। अगर मेरे घरेलू सब्सिडी गैस की मिले तो अदर सोर्स में टैक्सेबल है, पर अब ये कंपल्सरीली टैक्सेबल हो गई है। पहले क्या होता था, कैपिटल सब्सिडी होती थी तो वो हम कैपिटल में ले जाते थे, इनकम नहीं बताते थे, पर अब ये कंपल्सरी हो गया है, तो अब वो इनकम हमको ट्रीट करनी पड़ेगी। अब आगे हम देखें तो ये तो गवर्नमेंट ग्रांट की बात हो गई। एक और चीज होती है एमएसएमई। जब हम ऑडिट करते हैं तो अगर पार्टी, अब एमएसएमई कानून आ गया है, एमएसएमई का कानून ये कहता है कि आप 15 या 45 दिन जो भी उसकी डेट है, मैक्सिमम 45 दिन का क्रेडिट पीरियड होता है, उसमें अगर पेमेंट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देने के साथ में ही वो इंटरेस्ट डिसअलाउ भी होगा। अब हम लोग नोट डाल देते हैं कि यार हमको मालूम ही नहीं कौन एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है, पर जब हमारे आर्टिकल्स ऑडिट करने जाते हैं
तो हमें उनको बोलना चाहिए कि भैया आप ये देखें, जब बिल्स वाउचर्स आप चेकिंग करोगे तो बिलों पे आजकल एमएसएमई नंबर छपे हुए हैं, तो अगर उसके बिल पे एमएसएमई नंबर छपा हो तो हम ये कतई नहीं कह सकते, हमको मालूम ही नहीं कि वो एमएसएमई है या नहीं। तो कम से कम जब इस बार ऑडिट हो तो जो भी आर्टिकल्स वाचिंग कर रहे हैं उनको बोल दें कि भैया ऐसी जितनी पार्टियां हैं जिनके बिल के ऊपर एमएसएमई नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर छपा हुआ है, उसको नोट करके लेके आओ और फिर देखें कि उनमें अगर 45 दिन से ज्यादा पेमेंट हुआ तो उन केस में फिर प्रोविजन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बदलाव है जिसको हमको इंश्योर करना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट भी करना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट अलाउेबल नहीं रहेगा। तो ये एमएसएमई के लिए अच्छी चीज आई है। हर जी आपसे निवेदन कि आपके जो बार के जितने लोग हैं आप सबको एमएसएमई में रजिस्टर कराएं ताकि हमारी फीस जो डिले होती है वो ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून आ गया एमएसएमई का। सर राइट सर, एडवोकेट सब रजिस्टर्ड कराने पड़ेंगे बार एमएसएमई में? बिल्कुल कराने ना सर, एमएसएमई है, प्रोफेशनल है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो अगर हो जाएगा तो उसका बहुत लाभ मिलते हैं हमको अलग अलग सेक्टर पे। सभी साथियों सुन लें गौर से, सर ने कहा है, पंकज सर ने, जितने एडवोकेट्स हैं बैठे हुए हैं सब आप लोग अपना प्लीज एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए आप लोग। राइट। अब आगे हम देखें सर, एक क्लॉज नंबर 17 में हमसे जानकारी मांगी है 50C और 43CA। अब अगर मैं प्रोप्राइटर हूं तो मेरी बिजनेस की बुक्स अलग है और मेरे पास एक प्लॉट था जो पर्सनल कैपेसिटी में था, तो उसको मैं बुक्स में भी नहीं लेके आया। अब अगर मेरा 1 करोड़ का प्लॉट मैं 50 लाख में बेच रहा हूं तो जब तक मैं ऑडिटर को बताऊंगा नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा? तो अगर बिजनेस की बुक्स में नहीं है तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। दूसरा, अगर 1 करोड़ का प्लॉट 1 करोड़ में बेच रहा हूं तो कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी। 1 करोड़ का प्लॉट अगर मैं 1 करोड़ से कम में बेच रहा हूं, जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ की है और उससे कम में बेच रहा हूं, तो इस क्लॉज के अंदर मेरी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट बनती है अगर मैंने कोई भी एसेट उसकी गाइडलाइन वैल्यू से कम पे बेची है तो। पर प्रोप्राइटर है, बिजनेस की बुक्स में नहीं है, तो फिर उस चीज को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर असेसी नहीं बताता है तो, असेसी अगर बताता है तो फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी रिपोर्ट करने की। अब इसके बाद आगे देखें हम एक फिक्स एसेट शेड्यूल में। सर फिक्स एसेट शेड्यूल हम बुक्स के लिए अलग बनाते हैं, इनकम टैक्स के लिए अलग बनाते हैं, पर एक गलती जो कॉमनली हो रही है, कानून में कुछ वर्षों पहले बदलाव आ गया कि अगर मैं 10,000 से ज्यादा नगद खर्चा करके कोई भी एसेट खरीद रहा हूं तो उस पर मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मेरे एडिशन में उसको इंक्लूड नहीं करना। तो अगर मैं ये मोबाइल 40,000 रुपए देके नगद में लेके आया हूं तो ये मेरे ब्लॉक के अंदर इसका एडिशन नहीं होगा, और एडिशन नहीं होगा कोई उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बुक्स में लिख रहा हूं तो उसको अलग से एक असेट लिख दूं, नॉन डेप्रिशिएबल असेट, जो कि इसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और मेरे क्लॉज 18 में जो ब्लॉक है वो ब्लॉक में नहीं आएगा। या मैं ये भी कर सकता हूं कि इसको 0% डेप्रिसिएशन वाले ब्लॉक में ले लूं, जैसे लैंड हो गया या ऐसी जो लैंड बिल्डिंग या जो होती है जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता लैंड पे, तो वो लैंड के साथ में एक और ब्लॉक बना दूं कि कैश एक्वायर्ड असेट, और उसमें इसको दे दूं क्योंकि इसमें मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो ये एडिशन में मुझे विशेष ध्यान रखना है कि 10,000 से ज्यादा अगर नगद पेमेंट किया है मैंने किसी भी असेट को लेने के लिए तो उसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मेरे एडिशन के अंदर उस आइटम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर मेरे ब्रांड नेम लिया है या नॉन कम्पीट या कोई भी इस तरीके का आइटम है उस पर भी डेप्रिसिएशन मिलेगा। कई बार सवाल आता है कि यार पार्टनर के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी है पर पैसा फर्म से दिया है, बिल फर्म के नाम पर है, रजिस्ट्रेशन पार्टनर के नाम पे हुआ, उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन के लिए 2 कंडीशन है, ओनरशिप और यूज। ओनरशिप मतलब लीगल जरूरी नहीं है, बेनिफिशियल ओनरशिप भी मेरी हुई तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। और यूज की बात आती है तो यूज में देखना है कि पहली बार यूज हुआ हो। अब मैंने मर्सिडीज गाड़ी ली, 2 महीने चला के फिर गैराज में रख दी, कोई बात नहीं, एक बार मैंने चला ली और ब्लॉक में आ गई तो फिर मुझे भविष्य में उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। पहले साल यूज करना है, पहले साल वो पुट टू यूज एक बार हो गई, फिर हर साल मुझे यूज नहीं देना। अब इसके बाद हम बात करें 20B, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। ये सबसे बड़ा रोग है, सबसे ज्यादा समस्या इसके कारण है क्योंकि एक दिन की डिले भी अगर हो गई तो मेरा वो पूरा आइटम एडिशन होके आ जाता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। अब कई रिपोर्टों में गलती हो रही है साहब, क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन पेमेंट एक ही चालान से होता है, तो वो गलती से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में टोटल अमाउंट लिख दिया, एम्प्लॉयर का मिला के लिख दिया, तो डबल डिसअलाउंस हो जाता है। हमें ये देखना चाहिए कि एम्प्लॉय का शेयर कितना है। जब टैली में भी हम खोलते हैं तो वो टैली में जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बताता है और टोटल पेमेंट बता देता है, जबकि उसको हम जब एक्सपांड करेंगे तो एम्प्लॉयर का भी आधा अमाउंट दिखाता है। पर ये कई बार जो है टैली में भी दिखने में गलती हो जाती है, इसलिए हम ये सुनिश्चित करें कि केवल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ रिपोर्ट करना है। पहले 5 दिन ग्रेस के मिलते थे, अब एक भी दिन ग्रेस का नहीं मिलेगा आपको, जो है पूरा का पूरा अगर एक भी दिन डिले हुआ तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है। अब एक बार ये सवाल आता है कि यार जैसे हर जी ने अप्रैल में और जून 3 महीने की सैलरी 1 जुलाई को दी,
तो सैलरी 1 जुलाई को दी तो क्या इसकी डेट अगले महीने की 15 तारीख होगी? नहीं, यहाँ पर जो पीएफ लॉज हैं, ईएसआईसी लॉज हैं, अप्रैल की सैलरी मई में, मई की जून में, जून की जुलाई में, ये क्लियर कट सिस्टम आ गया है। इसलिए यहाँ पर हमको ये इंश्योर करें कि एक भी दिन का डिले ना हो। डिले होने के ऊपर बहुत जघन्य पेनल्टी है, पूरा का पूरा अमाउंट ऐड हो जाता है, जिसकी छूट भी आगे नहीं मिलती। इसके बाद हम देखें कैपिटल, पर्सनल, इन सब की जानकारियां देनी है। कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है? हाँ जी, आवाज आ रही है ऐसे? चलिए, कैपिटल और रेवेन्यू में क्या अंतर है? जिसका लाइफ ज्यादा है वो कैपिटल होता है। बम्बई वालों से एक बार म्यूट कर दे सबको। राइट, कैपिटल और रेवेन्यू। अब क्या हो गया सर, अब आज कैपिटल रेवेन्यू की परिभाषा बहुत बदल गई। पहले क्या होता था कि मैंने ये मोबाइल खरीदा तो मोबाइल पिताजी ने दिलाया, मैं 3 साल चलाता था, पर अब हर 6 महीने में मैं मोबाइल बदलने लग गया हूँ, सॉफ्टवेयर बदलने लग गया हूँ। पहले क्या होता था, दुकान में फर्नीचर बनाया उसको कैपिटल मानते थे। अब ये हो गया कि अगर मैंने मॉल में या कहीं भी किराए से कोई दुकान ली और वहां फर्नीचर बनाया तो कोड्स भी ये बोलती है कि उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, वो आपका रेवेन्यू मिलेगा। अगर आपकी ओन्ड प्रेमाइसेस है उसमें कुछ बनाया तो वो कैपिटलाइज करो। किराए की जगह ली है वहां पर कुछ भी आपने फर्नीचर वगैरह बनाया तो वो आपका रेवेन्यू खर्चे के रूप में आप उसको क्लेम कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस कैपिटल रेवेन्यू में आए हैं। तो उसी प्रकार से अगर वाटर रूफिंग कर रहा हूं या मैं बात करूं फॉल सीलिंग करा रहा हूं, ये सबको कोर्ट डिसीजन है। रोड का रिपेयर कराया, बाउंड्री वॉल रिपेयर कराया, इन सबको रेवेन्यू खर्चा माना गया है। अब आगे बात करें पर्सनल खर्चे, तो क्रेडिट कार्ड के खर्चे देख लें या पेटीएम वगैरह से जो खर्चे होते हैं आजकल बिजनेस में, वो देख लें, उसमें कई बार ये पर्सनल खर्चों की लिस्ट मिल सकती है। अब पर्सनल खर्चे जो हैं, अगर मेरे बिजनेस, मेरे डायरेक्टर को या कोई एम्प्लॉय रखा और उसके बच्चों की मैं स्कूल फीस दे रहा हूं, वो उसके इसमें ही है तो उसके परक्विजाइट में वो ऐड होगा, मेरे हाथ में वो पर्सनल मान के डिसअलाउ नहीं होगा। राइट सर। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन पेनल्टी फाइन। तो पेनल्टी फाइन का मतलब क्या? तो केवल वही पेनल्टी और फाइन जो कानून तोड़ने के लिए है वो लगती है। अगर मेरे को जो है हरजी ने कुछ काम दिया और मैं नहीं कर पाया तो उन्होंने मेरे पे पेनल्टी लगा दी, तो ये पेनल्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है, ये अलाउेबल रहेगी। ये कतई जो है इसका हमको डिसअलाउंस नहीं होगा। केवल वो पेनल्टी जो कानून तोड़ने की है। कानून कौन सा? तो पहले ये था कि केवल इंडिया का कानून, पर इस साल से अमेंडमेंट कर दिया, इंडिया का कानून या बाहर का कानून, कहीं का भी कानून तोड़ा और उसके लिए कोई पेनल्टी लगी है तो वो पेनल्टी अलाउेबल नहीं रहेगी। अब हर्ष जी मैंने क्या किया कि दुकान जो थी उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, एनक्रोचमेंट कर लिया, तो उसके लिए नगर निगम वाले आए और उन्होंने कंपाउंडिंग कर दी। तो वो कंपाउंडिंग को मैं खर्चा क्लेम कर लेता था। इस साल से बजट में अमेंडमेंट आ गया पिछले साल से कि वो जो कंपाउंडिंग का खर्चा है वो भी अलाउेबल नहीं रहेगा, उसको पेनल्टी माना जाएगा। पर मैंने इंटरेस्ट दिया या लेट फीस दी तो इंटरेस्ट, लेट फीस ये पेनल्टी नहीं है। जैसे जीएसटी की लेट फाइलिंग फीस या इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, ये सब पेनल्टी फाइन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन टीडीएस डिसअलाउएबल है क्योंकि वो टैक्स है, पर उसकी रिपोर्टिंग कहीं भी नहीं करनी है। चाहे जीएसटी लेट फाइलिंग फीस हो या इंटरेस्ट ऑन टीडीएस हो, आम तौर पे देखा गया है कि इस क्लॉज में उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, जो गलत है। इस क्लॉज में इंटरेस्ट या लेट फाइलिंग फीस या जीएसटी फीस या 234E फीस, ये सब पेनल्टी नहीं है, इनकी रिपोर्टिंग नहीं करनी। केवल कानून तोड़ने की जो पेनल्टी है उसकी रिपोर्टिंग करनी है, वो डिसअलाउएबल है। बाकी कंपनसेटरी पेमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट, ये सब अलाउएबल खर्चे होते हैं। अब इसके बाद देखें हम कि पेनल्टी फाइन हो गई, टीडीएस डिसअलाउंसेस। यहां पर जो है टीडीएस जो हमने नहीं काटा या काट के नहीं भरा उसकी रिपोर्टिंग करनी है। एक चीज बहुत ध्यान से समझ लें इसके अंदर, टीडीएस नहीं काटा कोई बात नहीं, सामने वाले ने अगर अपनी इनकम में ऑफर कर दिया और हमको 26 में सीए का सर्टिफिकेट दे दिया तो डिसअलाउंस नहीं होगा। पर टीडीएस काट के नहीं भरा या लेट भरा तो अगर वो 25 लाख से ज्यादा का अमाउंट हो जाता है और 2 महीने से ज्यादा का डिले हो जाता है तो अब प्रोसिक्यूशन के नोटिसेस आ रहे हैं, और वो प्रोसिक्यूशन के नोटिसेस के अंदर बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि एक मधुमिलन सिंटेक्स का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है जिसमें लिखा है कि लेट पेमेंट किया तो भी आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। इसलिए टीडीएस काट के लेट भरे नहीं, टीडीएस न काटे वो एक बार चलेगा और 26A में सर्टिफिकेट दे दें। वैसे भी 30% अमाउंट डिसअलाउ होता है इसके अंदर। अब आगे हम देखें क्लॉज 27 में सैनवेट अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। इसके अंदर क्या आईटीसी की डिटेल हमको देनी है, क्योंकि इनकम टैक्स की यूटिलिटी से जब फॉर्म निकालते हैं तो उसमें आईटीसी भी आ रहा लिखा हुआ, पर यहां पर जो है बहुत चर्चा के बाद ये बात स्पष्ट हुई है कि केवल सैनवेट की डिटेल देनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी की डिटेल नहीं देनी,
क्योंकि वो यूटिलिटी में उन्होंने गलत लिख दिया। पहले उनको नोटिफाइड फॉर्म को अमेंड करना है, और जब तक नोटिफाइड 3CD अमेंड नहीं होता तब तक 27A के अंदर उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी। अभी केवल सैनवेट की डिटेल देनी है, भले ही प्रिंटेड फॉर्म में ITC लिखा आ रहा है, वो इलीगल है, क्योंकि नोटिफाइड जो 3CD है उसके अंदर अभी भी केवल सैनवेट रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हमको ITC की डिटेल क्लॉज 27 में नहीं देनी है। इसके बाद हम बात करें तो कई बार क्रेडिट कार्ड पेमेंट में लिखते हैं फॉरेन रेमिटेंसेज, तो फॉरेन रेमिटेंस है तो उस पर TDS आएगा नहीं आएगा ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें 15 CACB भी भरना है। अगर नहीं भरा तो उसकी 1 लाख रुपए की पेनल्टी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। अब आगे बढ़े, रेमुनरेशन टू पार्टनर। मैं पार्टनरशिप फर्म का जब ऑडिट कर रहा हूं तो उसमें अगर मुझे रेमुनरेशन देना है, अलावेबल है और डिसअलावेबल है, दोनों के दोनों चीजें मुझे लिखना है। कई बार ये होती है कि यार अमाउंट जो है अगर डिसअलावेबल कुछ भी नहीं है तो मैं 0 कर देता हूं, तो उसमें फिर कई बार हमको प्रोसेसिंग में छूट नहीं मिलती। इसलिए 21C में जितना अलावेबल है वो लिखना है और अगर डिसअलावेबल है वो अलग से लिखना है। दोनों चीजें स्पष्ट लिखने की आवश्यकता है। एक समस्या ये आती है, नगद में अगर बिजली का बिल भर दिया, अब 48(3) में लिमिट हो गई 10,000 रुपए। अगर मैंने नगद में बिजली का बिल भरा है तो क्या मुझे उसकी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी साहब? क्या 6DD में नगद में बिजली का बिल भरने के लिए कोई छूट है या नहीं है? आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव कर लें। है सर, गवर्नमेंट बीइंग ए नहीं गवर्नमेंट। सर, पहले गवर्नमेंट होते थे, अब ये प्राइवेट कंपनियां बन गई है, सरकारी कंपनियां बन गई हैं, और सरकारी कंपनी सरकार नहीं मानी जाती। जैसे पहले मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, अब कंपनी का नाम हो गया मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। तो ये कंपनियां बन गई हैं, तो इसलिए टेक्निकली 48(3) का वायलेशन है, पर अगर हम क्लॉज 21D में लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिक डिसअलाउ के आ जाएगा। इसलिए एक बेटर तरीका ये है कि क्योंकि ये जेन्युइन पेमेंट है, इसलिए हम लिख दें, एक नोट 3CB में डाल दें कि सामान्यतः कंपनी सारे खर्चे जो है चेक से करती है 10,000 के ऊपर। हमने स्क्रूटनी करी तो हमको 10,000 के ऊपर कोई दूसरा खर्चा नहीं मिला, सिवाय इस खर्चे के जो 2.5 लाख रुपए बिजली का बिल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सरकारी कंपनी को किया गया है, जिसको कई सारे केस लॉज और विभाग जो कोर्ट निर्णय के अनुसार डिसअलावेबल नहीं माना गया है। तो ये डिसीजन के साथ में लिख दें तो उस केस में फिर हम बच सकते हैं कहीं ना कहीं। अदरवाइज क्लॉज 21D में अगर लिख दिया तो 100% डिसअलाउ होगा, पर एज एन ऑडिटर अगर हम ये नोट यहाँ लिख देते हैं तो असेसी को भी समस्या नहीं होगी और हमारा एज एन ऑडिटर भी काम हो जाएगा। इसके बाद ये 2 चेक में क्या अंतर है साहब? आप देखेंगे ऊपर का अकाउंट पे ये नीचे का क्रॉस है, क्रॉस चेक इज अ वायलेशन ऑफ 48(3), इसलिए अकाउंट पे ही होना चाहिए। कई बार क्रॉस लिख देते हैं, वो क्रॉस वायलेशन माना जाता है सर। इसके अलावा एक चीज और देखी गई है कि मैंने हर जी से, सपोज मैंने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया और हर जी को 50 लाख रुपए का लोन इंटरेस्ट फ्री दे दिया और साथ में 50 लाख रुपए की कोई जमीन खरीद के इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, तो ऐसे केस में वो बोलेंगे कि 36(1)(3) में मेरे जो बिजनेस के लिए फंड का उपयोग नहीं गया उसका डिसअलाउंस क्लॉज 21I में लिखना है। पर यहां मुझे देखना है कि मेरी खुद की पूंजी कितनी है। अगर मेरी खुद की पूंजी 50 लाख है तो मैं मान लूंगा कि हर जी को मैंने जो इंटरेस्ट फ्री दिया वो उसमें से दिया, तो मुझे बचा हुआ जो 50 लाख जमीन में लगाया उसका इंटरेस्ट डिसअलाउ करना पड़ेगा। और अगर मेरी पूंजी 1 करोड़ है तो मैं बोलूंगा कि भैया जो हर जी को 50 लाख दी और जमीन खरीदी है वो 1 करोड़ में से ही ली है, तो जब तक मेरी ओन पूंजी और लोन फंड्स को कंपेयर करना पड़ेगा हर ऑडिट में और देखना पड़ेगा कि नॉन बिजनेस यूज अगर कोई भी आइटम है तो वो मेरी पूंजी से सेटिस्फाई हो रहे नहीं। अगर नहीं हो रहे तो मुझे बचे हुए अमाउंट का इंटरेस्ट डिसअलाउ करना पड़ेगा क्लॉज 21I में और ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब 48(2)B की बात करें तो यार रिलेटेड पार्टी कौन है और उनको कितना पेमेंट किया उसकी रिपोर्टिंग करना है, कम है ज्यादा है उसकी रिपोर्टिंग यहाँ नहीं करना। इसके ठीक विपरीत जो 10B और 10BB आ गया है उसमें मुझे रिपोर्टिंग करना है कि अगर मैंने रिलेटिव पार्टी को पेमेंट किया तो पेमेंट ज्यादा है कम है, रीजनेबल कितना था या नहीं है, उसकी भी रिपोर्टिंग मुझे 10B और 10BB में करनी है। इसलिए यहां मुझे केवल लिमिटेड है। पर अगर किसी ने कोई नई कंपनी बनाई जो 1 अक्टूबर 19 के बाद है और जिसको 15% टैक्स रेट में है, उसने रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन किया तो उसके ऊपर डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं, उसको ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट कराना पड़ेगा। इसलिए ये सुनिश्चित करें अगर 1 अक्टूबर 2019 के बाद नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई है तो उसके ऑडिट के अंदर विशेष ध्यान दें। अब इसके बाद मैंने ऑडिट कर रहा हूं और मैंने देखा कि यार पार्टी ने 3 साल से पुराने क्रेडिटर बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो पहले तो हम उसको सजेस्ट करें कि भैया इसको राइट बैक कर ले,
क्योंकि 3 साल में नहीं दिए तो आगे भी क्या देगा। पर अगर वो राइट बैक नहीं करता तो उससे कंफर्मेशन ले लें कि भैया ये अभी भी मैंने डेटर्स को पेएबल मान रखा है। अगर वो कंफर्मेशन हमको दे देता है तो फिर हम रिपोर्टिंग नहीं करें, अदरवाइज हमको रिपोर्टिंग करना पड़ेगी क्लॉज नंबर 25 के अंदर कि ये लायबिलिटी रेमिट हो चुकी है, सीज टू एग्जिस्ट हो चुकी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है 3 साल से पुराने क्रेडिटर हो तो पहला प्रयास तो यही करें कि अगर किसी साल में प्रॉफिट कम आ रहा हो तो उसको पार्टी को बोल के इसको राइट बैक करवा लें और इन सब चीजों को इनकम के अंदर ले लें। अब इसके बाद जब हम क्वांटिटेटिव यील्ड की बात करते हैं तो या तो यील्ड के रिकॉर्ड नहीं है तो 3CB में क्वालिफाई कर दें, और नहीं तो यील्ड के रिकॉर्ड दें मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के केस में। 43B क्लॉज नंबर 26 में मैं 43B एनी टैक्स ड्यूटी सेस पेएबल ओपनिंग और उसकी डिटेल देता हूं। अब इसमें क्या एक समस्या आती है सर 43B के अंदर कि मैं TDS पेएबल भी लिख देता हूं, वो यहां नहीं लिख रहे हैं, मुझे केवल उन लाइबिलिटीज के लिखना है जो मेरे इनडायरेक्ट टैक्स के अलावेबल है। तो GST पेएबल है उसको यहां लिखना है और कब पे किया, पर TDS पेएबल को इस क्लॉज में मुझे नहीं लिखना। इसके बाद में हम बात करें तो क्लॉज नंबर 269 ST, यहां मुझे जो किसी भी व्यक्ति से, अब आप देखें एक व्यक्ति ने मुझे 3 बिल रेज करे और वो तीनों बिल का टोटल अमाउंट में 199 से ज्यादा अगर देता हूं तो मुझे 269 ST लग जाएगा। एक दिन में कितने भी बिलों के अगेंस्ट में मुझे 1,99,999 से अधिक नहीं ले सकता, लिया तो पेनल्टी लग जाएगी। दूसरा, एक बिल के अगेंस्ट में कितने भी लोग कितने भी दिनों में मुझे 1,99,999 से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। और तीसरा, एक ओकेजन पे एक व्यक्ति मुझे 1,99 से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकता। मतलब मेरी शादी है तो पिताजी 1,99 पेमेंट कर सकते हैं केटरर को, चाचा जी पार्टी अलग दे सकते हैं 1,99 की, एक व्यक्ति से 1,99 से ज्यादा मैं पेमेंट नहीं ले सकता। ये 269 ST हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन 269 SS और T के अंदर हम बात करें। 269 SS की लैंग्वेज हो गई एनी लोन एडवांस और स्पेसिफाइड सम। स्पेसिफाइड सम मतलब अगर मैंने प्रॉपर्टी के सौदे से रिलेटेड कुछ लिया है तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं किसी बिल्डर का ऑडिट कर रहा हूं तो बिल्डर ने जितने प्लॉट के सौदे करें उतना जो भी पैसा उसको उनसे आया है, चाहे रजिस्ट्री हुई हो या नहीं हो, बुकिंग अमाउंट आया हो, एडवांस आया हो, उसकी पूरी लिस्ट मुझे इस क्लॉज के अंदर देनी है। ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है, ये स्पेसिफाइड सम है। तो बिल्डर के केस में 269 SS के अंदर जितना भी अमाउंट मुझे अपने कस्टमर से बुकिंग एडवांस आया है उसकी पूरे की रिपोर्टिंग यहां पर करनी है। राइट सर। अब कई बार ये होता है मेरा इस बार जो आया है उसकी रिपोर्टिंग करना है। मेरा ओपनिंग बैलेंस 10 लाख का था, 1 लाख रुपए मैंने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, तो क्या वो लोन एक्सेप्टेड है? नहीं, इंटरेस्ट क्रेडिट अगर किया है वो लोन एक्सेप्टेड नहीं है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी। पर हाँ, अगर मैंने 1 रुपए का भी रीपेमेंट किया तो रीपेमेंट तो ये माना जाएगा लोन का ही किया, चाहे इंटरेस्ट क्रेडिट किया हो, तो मुझे रीपेमेंट की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। पर जो मैं वास्तव में लोन ले रहा हूं केवल उसकी रिपोर्टिंग यहां पर रिक्वायर्ड है। राइट सर। अब इसके बाद हम बात करें जर्नल एंट्री से अगर कोई ट्रांजैक्शन है और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो 3CB में नोट डाल दें कि ये केस लॉस के बेस पर जर्नल एंट्रीज के ट्रांजैक्शन को हमने 269 SS का वायलेशन नहीं माना है। इस तरीके से रिपोर्टिंग हम करते हैं अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री से किए हुए हैं तो। इसके बाद हम बात करें, एक रूल 114B आ गया है जो कहता है अगर मैं 2 लाख से ज्यादा का बिल किसी को इशू कर रहा हूं तो बिल पे मेरा GST नंबर उसको देना है, मेरा पैन नंबर उसको देना है, और वो भले पूरा पेमेंट मुझे चेक से कर रहा हो, मुझे उसका पैन नंबर भी लेना है। तो 2 लाख से ऊपर के जितने सेल बिल हैं उसमें आपको कस्टमर का पैन नंबर लेना कंपलसरी हो गया है रूल 114B के अनुसार। इसके बाद नेट प्रॉफिट और जो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं ना, नेट प्रॉफिट हम कई बार आफ्टर टैक्स ले लेते हैं, वो नहीं लेना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के हिसाब से हमको रेशियो कंप्यूट करना है। अब GST रिलेटेड इन्होंने बहुत जानकारी मांग ली और ये जानकारी उसको भी दी नहीं है जिसपे GST एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं एज ए CA मेरा 15 लाख की रिसिप्ट है और मैं टैक्स ऑडिट करवा रहा हूं क्योंकि मेरा जो है 50% 4480 नहीं बता रहा हूं, तो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है, भले मैं डिटेल मेंटेन करता हूं नहीं करता हूं। तो उसमें क्या होगा, पहले तो मांगा क्या है इन्होंने, मांगा है टोटल एक्सपेंडिचर्स को 2 कैटेगरी में, रजिस्टर्ड से कितना है, अनरजिस्टर्ड से कितना है। रजिस्टर्ड में भी एग्जेम्प्ट, कंपोजिशन और अदर रजिस्टर्ड एंटिटी। इसमें आगे देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू का कितना है और कैपिटल खर्चा कितना है, दोनों देना है मुझे। टोटल केवल P&L का खर्चा नहीं, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों खर्चे देने हैं। फिर खर्चे जो मैंने इंकर किए भुगते हैं, डेप्रिसिएशन, बेड डेट अलाउंस, ये खर्चे मैंने भुगते नहीं है, डेप्रिसिएशन का अलाउंस मिला है तो उसको यहाँ रिपोर्ट नहीं करना। अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो हर रजिस्ट्रेशन की डिटेल अलग देनी है। अब यहाँ देखें आप कि मुझे, जैसे मैंने किसी व्यक्ति से पेट्रोल लिया तो नॉन GST आइटम है तो उसको एग्जेम्प्ट में लिखना है मुझे। मेरा ग्रेन्स निल रेटेड है वो भी एग्जेम्प्ट में आएगा, और मिल्क
जो एग्जेम्प्ट है उसको भी एग्जेम्प्ट में लिखना है। तो एग्जेम्प्ट में नॉन जीएसटी, निल रेटेड और एग्जेम्प्ट नॉन जीएसटी, ये तीनों चीजें आ जाएगी। तो यहां पर आप देखें कि 500, 200 और 30, 500 का नॉन जीएसटी, 200 का निल रेटेड और एग्जेम्प्ट का 30, 730 मैंने कॉलम 3 में रिपोर्ट किया, और बाकी जो है 100 का टैक्सेबल मैंने कॉलम नंबर 5 में रिपोर्ट किया है। कंपोजिशन कोई है या नहीं, ये हमारे पास जानकारी होना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैक्सिमम केस में कंपोजिशन में लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। एक नोट भी इसमें दे सकते हैं हम। आगे इसने मांगा कि टोटल पेमेंट कितना किया, तो यहाँ पेमेंट मतलब टोटल खर्चे से मतलब है, एक्चुअल पेमेंट से यहाँ इनका प्रारंभ नहीं है। कई बार सैलरी, सेल ऑफ लैंड जैसे खर्चे जो शेड्यूल 3 के सप्लाई माने गए हैं, जिन पे जीएसटी नहीं लगता, वो केवल टोटल एक्सपेंडिचर में देना है, आगे हमको नहीं देना। वैसे भी टोटल्स इसके मैच नहीं होते हैं। इसके बाद अगर कहीं हमको लगता है कि यार ये जानकारी हम नहीं दे पा रहे, तो इस तरीके से एक नोट जो अदर्स में है, हम ये नोट दे दें कि वी हैव बीन इन्फॉर्म कि जीएसटी में भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए जानकारी एसएससी ने नहीं रखी, उसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से भी नहीं मिलती है। इसलिए यही उचित है कि जो है ये जानकारी, क्योंकि क्लाइंट ने नहीं दी इसलिए हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते और इसके ऊपर कोई भी अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकते। ये नोट डाल भी सकते हैं हम, या अगर जानकारी क्लाइंट के पास है तो वो जानकारी दे दें, और वो जानकारी देने के बाद में हम स्पेसिफिकली मेंशन कर दें कि ये जानकारी सही है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी हम कुछ भी नहीं ले सकते। राइट सर? तो ये सजेस्टिव क्लॉज इसके लिए आ गया। अब हम चाहें तो अगर कैसे जानकारी देनी है तो कैसे निकालें, तो टैली में जीएसटीआर 2 में जब हम जाएंगे तो उसमें निल रेटेड और ये सब डिटेल हमको अलग से निकल जाती है। इसमें भी हम देखें तो जीएसटी नंबर हमको मास्टर में अपडेट करना है। जब मास्टर बनाएंगे हम, तो मैं रेगुलर हूं, कंपोजिशन हूं, अनरजिस्टर्ड हूं, ये यहां पर मैंने डाल दिया। अगर आप मास्टर ढंग से अपडेट कर देते हैं तो आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर, ये सारी जानकारी टैली से रेडीमेड निकल के आ सकती है। इसलिए प्रयास करें कि इसको जो है अकाउंटिंग प्रॉपर हो, अकाउंटिंग प्रॉपर होगी तो ये जानकारी हमको मिलेगी। तो इसी के साथ सर मेरा जो अल्प वक्तव्य था उसको मैं विराम देता हूं। कोई भी प्रश्न उत्तर हो तो उसके लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए पेशेंट हियरिंग। थैंक यू। जिन जिन साथियों को कोई सवाल हो, एक एक करके सर अपना हैंड रेज करिए आप। हेलो, पहले सर हैंड रेज करिए, जिसको सवाल पूछने अपना हैंड रेज कीजिए, आपको अनम्यूट कर देंगे। देखिए आपके मोबाइल, आपके फोन में इसमें हाँ, यस, संतोष दुबे जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर जी ये पूछ रहे थे, जो अपन ऑडिट कर रहे हैं, जो ऑडिट में जो सेल जा रही है, हाँ जी, विद जीएसटी जा रही है। हाँ जी, जो हमने सेल में जीएसटी दिया हुआ है, तो उसको हाँ। क्या हम अपने पीएनएल में एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं? देखिए नॉर्मली आदमी अगर जीएसटी की क्रेडिट ले रहा है तो फिर वो सेल में जीएसटी इंक्लूड नहीं करेगा, उसकी सेल बिना जीएसटी के दिखेगी टैक्स ऑडिट में। क्योंकि जो मेरी लायबिलिटी है, मैं जीएसटी पेबल को अलग एक लायबिलिटी बताता हूं और आईटीसी को असेट दिखाता हूं और उसमें से नेट ऑफ करता हूं। तो जीएसटी मेरा इनकम भी नहीं है और खर्चा भी नहीं है, क्योंकि जीएसटी पेबल लायबिलिटी है, मैंने क्लाइंट के बिहाफ पे रिकवर किया है। तो इसलिए जीएसटी को ना इनकम में दिखाएं, ना आप आईटीसी को एक्सपेंडिचर में दिखाएं। आप नेट कर दें, जो आपकी आईटीसी ब्लॉक हो रही है केवल उसको खर्चे में दिखाएं, और इस प्रकार से कर दें, वो जो उचित रहेगा। जी सर ओके सर, थैंक यू सर। जी सचिन गर्ग जी। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। हाँ सर, आपने एमएसएमई के लिए बताया कि सभी टैक्स जो एडवोकेट हैं या वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं एमएसएमई में, तो सर उससे हम लोगों को क्या हाँ जी। बेनिफिट रहेगा? सर बहुत सारे बेनिफिट्स आ रहे हैं। जैसे आपकी फीस अगर क्लाइंट पेमेंट नहीं करता टाइम पे, तो आप एमएसएमई फोरम में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एमएसएमई कोर्ट में फास्ट मुकदमा चल के आपको रिकवरी हो जाएगी फीस की। इसके अलावा भी कई सारी सरकारी योजनाओं के अंदर जो है हमको लाभ मिलते हैं उसके अंदर, तो उसके ऊपर जो है हर चीज एक अलग सेमिनार भी प्लान कर सकते हैं कि एमएसएमई में प्रोफेशनल्स को क्या सुविधाएं और बेनिफिट मिलते हैं। सर इस पर भी एक सेमिनार होनी चाहिए सर। थैंक यू। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ठीक है, ठीक है। ये रिलेम RMX 3360। हेलो जी जी सर, एक एसएससी के 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। एक ठीक जीएसटी है। पे वो ग्रोसरी स्टोर चलाता है और दूसरे रजिस्ट्रेशन पे वो ट्रक इनकम है, जो मतलब ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाता है। ठीक है। तो ग्रोसरी बिजनेस जो चला रहा है उसकी बुक्स तो प्रिपेयर्ड है,
बट जो ट्रांसपोर्ट इनकम है वो उसकी बुक्स प्रिपेयर नहीं है, तो क्या उस इनकम को हम 44A में ले जा सकते हैं और सिर्फ एक बिल्कुल ले जीएसटी जा जो सकते हैं। ग्रॉसरी। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्लॉज नंबर 8 के अंदर वो आपसे पूछता है कि आप जिस बिजनेस का ऑडिट कर रहे हो, इसके अलावा किसी और बिजनेस की इनकम आप 44AD या प्रिजम्पटिव में ले गए, तो उसका अमाउंट लिखना है आपको। तो अगर ऐसा है तो आप वहां मेंशन कर सकते हैं कि ये बिजनेस को मैं 44AE में ले गया हूं और बाकी जो बिजनेस है उसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ। बिल्कुल आप दे अच्छा, सकते तो हैं। वो जो क्लॉज 12 में बोलता है वो। जी ओके सर, ओके। और सर एक और चीज ऑडिट ट्रेल के ऊपर, कि हाँ ऑडिट जी। ट्रेल उन्होंने बताया है कि मतलब कि एक साथ कोई बैठ के 31 मार्च को ही पूरे साल की एंट्री कर लेगा ऑडिट लॉग, जो सही है, तो उसके हिसाब से भी दिक्कत हो सकती है एसएससी को। बीच में सर्वे हो गया तो वो फिर सर समस्या खड़ी हो जाएगी। ओके 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 सर, बस वो सर्वे का रिस्क है। अदरवाइज ये मतलब ये सोच सकते हैं। अदरवाइज पहले रफ बनाए फिर बाद में फेयर कर लें। यस सर। पर ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाता सर, हम बोलते जरूर हैं पर वो हो नहीं जी पाता जी। है। एसएससी बोलेगा कर लेंगे और करता कुछ नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, ओके सर। अरविंद गुप्ता थैंक जी, यू। अरविंद गुप्ता जी अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही अरविंद जी आपकी। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, बोल। जी नमस्कार सर। सर मैं ये कह रहा था कि अगर मेरी राष्ट्रीय की 21-22 की बैलेंस शीट में डेटर्स क्रेडिटर्स मिसमैच आ रहे हैं और 22-23 को मुझे मैचिंग करना है, तो क्या करना चाहिए? अब आप रिटर्न भी रिवाइज नहीं कर सकते हो, तो कायदे से तो जो चला गया है उसको चेंज हाँ करके जी, मतलब नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि आप आज की रिटर्न डेट में रिवाइज क्या, नहीं कर पाओगे। नहीं तो आज की डेट में क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, आपका स्क्रूटनी में आया है क्या केस? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है। तो बस फिर कुछ ना करें वही बेटर है सर। कई बार नो न्यूज इज गुड न्यूज। नहीं तो सर फिर मैं इस साल के भी अगर मैं उनको डिफाइन नहीं करूंगा बुकों में, तो इस साल का भी डेटर्स क्रेडिटर्स में मिसमैच आएगा। आप ओपनिंग फिगर्स को रीइंस्टेट करके उसके अंदर लिख दें कि ओपनिंग फिगर्स आर रीइंस्टेटेड, एक नोट डाल दें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि ओपनिंग फिगर में अच्छा, कुछ त्रुटियां थी इसलिए उनको रीइंस्टेट किया गया है। ओके, थैंक यू सर। जी रुपेंद्र तंड जी। सर एक वो आपने कहा था 2 लाख से ऊपर की अगर सिंगल डे हाँ वाली जी हो, जी। वो तो इशू है क्लियर। मतलब इन मल्टीपल ऑफ, जैसे पूरे साल में कोई 10,000 का बिल है, 50,000 का, 25,000 का, 30,000 का, मतलब कोई भी सिंगल इवेंट नहीं है, कोई एक एग्रीमेंट नहीं है कि कंटिन्यू सप्लाई वाला। और रनिंग में जैसे मान लो कोई किराने वाला ही लगा लो और दे रहा है एक होटल को सर्विस, और उसके बाद वो 2 लाख वो कैश, उसमें भी फिर 2 लाख का रिस्ट्रिक्शन है 269 एसेट्स में लेने के लिए। नहीं देखिए, पर बिल 2 लाख से ऊपर हो तो सारी चीजें हैं। पर और बिल है ना जी? हाँ पर बिल है। तो मतलब वो कंटिन्यू में कहीं भी अगर एक बिल 2 लाख से ऊपर आ गया तो वो फिर वो चेन रुक जाएगी। जी। ठीक है उस एक बिल के लिए आपको जीएसटी नंबर दे के लेना है सामने वाले का, पैन ठीक नंबर। है। नहीं जीएसटी नहीं, कैश की बात कर, जो नहीं कैश देखिए, कैश तो जो आपका जो है, मैंने 3 सिचुएशन बताई कि एक दिन में कितने भी बिल हो, एक दिन में 199 से ज्यादा पेमेंट नहीं ले सकते आप। हाँ दूसरी जी सिचुएशन ये बताई कि एक बिल के अगेंस्ट में कितने भी दिनों में कितने भी व्यक्तियों से 199 से अधिक नहीं ले सकते आप। ठीक है सर, थैंक यू। शिवमंगल सिंह हाँ चौहान सर, वो साहब। एमएसएमई वाला। सर अभी रुक जाइए सर, आपका पहले शिवमंगल जी बोला, पूछ रहा हूँ। हेलो। जी हाँ शिवमंगल सर जी बोलिए। नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारा एक व्यापारी है जो कि ट्रेडिंग का हाउस बनाया सर, और वेयर हाउस किराए पे भी दिया था कुछ महीने के लिए, सरकारी माल रखा था। क्या वो ऑडिट कराना कंपलसरी सर? नहीं, आपको रिसिप्ट अगर उससे 1 करोड़ से ऊपर हुई है और नहीं सर, नहीं हुई है सर, 1 करोड़ नहीं हुई है, 50 लाख के समथिंग है सर। हाँ, तो फिर ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बना के बैलेंस शीट पीएनएल फीड करना पड़ेगा। अच्छा, थैंक यू। ठीक। संतोष दुबे जी। संतोष दुबे सागर। सर जी एक क्वेश्चन और था हमारा। जी हाँ सर।
सर ये पूछ रहे हैं जो अभी इनकम टैक्स रिफंड नहीं आ रहा है, कह रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में वो पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है, या फिर मेल आईडी या मोबाइल नंबर मिसमैच बता रहे हैं जी। तो उसी अकाउंट में पैसे पहले से आ रहे थे, अब वो नहीं आ पा रहे हैं, उसका कुछ जानकारी दे सकते हैं? सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस हुए हैं, एक बार जो प्रोसीजर उन्होंने बताया वो अपना के देख लें तो उससे चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी, क्योंकि ये रियल टाइम करना चाह रहे हैं सर कि आज आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ, आज ही रिफंड भी आ जाए आपको, उसके लिए कुछ ट्रांजिशन एरर्स रहते हैं सर। तो बैंक अकाउंट तो सर चेंज नहीं हुआ है ना, आईएफएससी कोड चेंज हुआ है, उसके बावजूद भी रोक रहे हैं। एक बार रीप्रोसेस कर दें, अगर रुकता है तो सॉल्यूशन निकल जाएगा सर। ओके सर, ठीक। ये Realme RM3360। हाँ सर। RM जी। सर एक बार एमएसएमई वाला फिर से एक बार पॉइंट रिपीट कर देंगे, उसका इंटरेस्ट का कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, उसमें लायबिलिटी क्या है एज ए असेसी के लिए, कि अगर वो पेमेंट नहीं करता अगर है। मैंने किसी को भी ड्यू डेट के पश्चात पेमेंट किया है और सामने वाला एमएसएमई था, उससे मेरा सप्लायर है, उसको मैंने कुछ माल लिया उससे, उसका पेमेंट मैं लेट कर रहा हूँ, लेट मतलब अगर मेरा क्रेडिट पीरियड से लेट हो रहा है, अब अगर मुझे 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है तो मैक्सिमम उसमें 45 दिन अलाउड है, तो अगर 45 दिन के बाद पेमेंट कर रहा हूं मैं तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, पैनल इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट का मुझे प्रोविजन करना जरूरी है, इंटरेस्ट देना जरूरी है, और जो इंटरेस्ट दूंगा उसका मुझे खर्चे की छूट नहीं मिलेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ये भी सेक्शन 17 ऑफ एमएसएमई एक्ट कहता है, जो इनकम टैक्स के ऊपर ओवरराइड करता है। ओके ओके सर, थैंक यू जी। अभी किसी और भाई को सवाल हो? किसी भाई को सवाल नहीं है तो मैं अरुण राघव जी मोदी नगर से रिक्वेस्ट करूंगा। आनंद वार्षणी साहब चलिए बोलिए, अनम्यूट करिए आनंद वार्षणी। आनंद जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ सर। सर मेरा सवाल ये था कि मेरी एक पार्टी जो है उसका पेट्रोल पंप था। हाँ जी। और वो एक्सपायर कर गई मई में, तो उसके बाद जो यहाँ से पेट्रोल आती है या डीजल आता है ना सर, तो उन्होंने उसके लिए 2 महीने का टाइम पीरियड बढ़ा दिया था, उसी पर इनवाइस दे दी उन्होंने जीएसटी नंबर पर। और 2 महीने का बढ़ाने के बाद उन्होंने तीसरे महीने में जो हमने उसका जो नॉमिनी थे ना उसका नया रजिस्ट्रेशन डाला था, तो इनवाइस जो है क्या तीसरे महीने में अलाउ करी सर जी। अब जीएसटी वाला को कहना है कि इस कंडीशन में, डेथ होने वाली कंडीशन में, इस पर क्यों आपने बिलिंग कराई? डेथ वाली कंडीशन में, डेथ वाली कंडीशन में जब आपका एसएससी एक्सपायर कर गया था, तो उस वाली जीएसटी नंबर पे आपने क्यों परचेज की? बिल्कुल सही, आपको जो है नए नंबर के ऊपर कर लेना चाहिए था इमीडिएटली। अगर डिसीज के उस पर किया है तो आप ये उनको लॉजिक दे सकते हैं कि क्योंकि हमारा अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, उसकी एस्टेट किसको देनी है डिसाइड नहीं हुआ, तो एस्टेट ऑफ लेट मिस्टर सो एंड सो के नाम पे हमने बिजनेस चलाया है कुछ दिन, जब तक वो ट्रांजिशन नहीं हुआ। तो इनकम टैक्स में तो ये रिकग्नाइज होता है कि एस्टेट ऑफ लेट मिस्टर सो एंड सो के नाम पर आप बिजनेस कर सकते हैं। उस जो डिसीज व्यक्ति है उसकी एस्टेट जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती तब तक उसकी जो है संपत्ति या एस्टेट कहते हैं उसको, एस्टेट का कंसेप्ट है, उस पर बिजनेस चल सकता है। तो यही लॉजिक आप जीएसटी वालों को भी देके देख सकते हैं। जीएसटी वाले कन्वर्ट कर रहे हैं सर उसमें। जी देखिए, कायदे से तो आपको नया रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली कर लेना चाहिए था ना, रजिस्ट्रेशन तो सर हमने रजिस्ट्रेशन तो विद इन मंथ कर लिया जी, रजिस्ट्रेशन तो विद इन मंथ कर लिया, आ भी गया, मिल भी गया हमें डिसीज वाली कंडीशन में। पर जो यहाँ से हमारे लिए जो फ्यूल मिलता है ना, उन लोगों ने उसके लिए परमिट नहीं करा। वो प्रॉब्लम है सर, उनको समझाएं आप तो अल्टीमेटली जो है रेजोल्यूशन निकलेगा। नहीं आनंद भाई, उसमें बता दीजिए उनको कि जो पेट्रोल कंपनियां होती हैं उनका अपना एक प्रोसीजर होता है लीगल हायर को एक्सेप्ट करना, और किसके नाम से लाइसेंस ट्रांसफर होगा, जिसके नाम से लाइसेंस ट्रांसफर होता है कंपनी तब उसके नाम फिर बिलिंग स्टार्ट करती है। उसमें कम से कम 2-3 महीने का टाइम लग जाता है मिनिमम जी। ये है, इसीलिए पुराने नाम से ही बिलिंग एक्सेप्ट हो जाएगा सर। हाँ, इसीलिए पुराने नाम से ही बिलिंग होती रहती है। ठीक सर, ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकल किस्सा बता रहा हूँ, मेरे खुद घर में हुआ ये। अच्छा। मेरे भाई का, मैंने अपने भाई के नाम से पंप लिया हुआ है। मेरे भाई की डेथ हो गई थी यंग छोटी एज में 2004 में। अब ये हुआ कि मैं हर्ष के नाम से लाइसेंस हो नहीं सकता क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने अपने भाई की मिसेस के नाम से मैंने लाइसेंस करवाया। दैट टुक सम टाइम, तो 3-4 महीने लगे उसमें। तब तक मेरे भाई के नाम से ही बिलिंग होती रही।
अब वो जीएसटी में प्रॉब्लम आ रही है ना सर। अब जीएसटी में अब वो तब हो गया भाई, पहले वैट था, सेल टैक्स था, फिर वैट हो गया 2008 में, पहले 2004 में सब था, तो वो चल गया मेरा, किसी ने कहा नहीं। लेकिन जीएसटी में भी आपको समझाना पड़ेगा ये कि सब इट टेक्स सब टाइम है। ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली का जो कंपनी है वो दूसरे मतलब रजिस्ट्रेशन पे वो कर दे, पहले वो कंपनी इंक्वायरी करती है, कंफर्म करती है, उसके बाद एक प्रोसीजर का टाइम तमाम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। जी सर। ठीक सर। राजीव पाराशर जी, राजीव जी बोलिए, राजीव पाराशर जी बोलिए। सर प्रणाम सर। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सोसाइटी थी जिसका जीएसटी नंबर सेक्रेटरी नाम पैन नंबर पे ले लिया गया। अब सेक्रेटरी जब चेंज हो गया तो हमने क्या किया कि सोसाइटी का पैन नंबर बनवाया। सोसाइटी 73 से रजिस्टर्ड थी, 73 से टिल डेट तक उसका पैन नंबर नहीं लिया गया। जब हमको पता चला कि सोसाइटी है, पैन नंबर लेना कंपलसरी है, तब हमने उसका पैन नंबर लिया, पैन नंबर लेके जीएसटी नंबर लिया। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जीएसटी जब लगा तो उसमें दिसंबर 2017 तक जो पहला जीएसटी नंबर अलॉट हुआ, वैट से कन्वर्ट हुआ जीएसटी में, तो उसी जीएसटी नंबर पर परचेजिंग होती रही। जब हमने बाद में सोसाइटी नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, हमने आईयूसीएल के लिए ये कह दिया गया कि ये हमारा पंजीयन नंबर है, जीएसटी नंबर है, आप इस पर बिलिंग करें। आईओसी ने फिर गलती की कि वो ओल्ड जो जीएसटी नंबर था उसी पे बिलिंग करते रहे। उसके बाद हमारे पास एक का नोटिस आया, उसके बाद में 73 हुआ, 73 में टैक्स लगा दिया गया हमारे ऊपर। और टैक्स लगाने के बाद में हमने अब यही प्ली दिया कि साहब ये गलती आईयूसी की, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं माने, अपील फाइल कर दी। सर इस स्थिति में क्या होगा? हेलो राजीव मेरे ख्याल से पंकज सर कैसे राइट सर। पंकज सर जी हेलो, मैं हूं सर जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, इतना ही है। नहीं, आपका क्वेश्चन इसमें क्या, आपने तो जो हुआ ये बताया, अपील फाइल कर दिए, तो अपील में जब हियरिंग आएगी तब जी ये सब चीजें अगर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो नेचुरल जस्टिस के नाम पे आपको रिलीफ मिलना चाहिए। जी, तो वो तो ये कह रहे हैं ना, वो ये। अच्छा दूसरी बात ये सर, को जो पुरानी फर्म थी वो फर्म क्लोज हो गई। हाँ जी। आईटीसी हमारी शॉर्ट है, क्योंकि जो नया पंजीयन नंबर लिया, जीएसटी नंबर लिया, उसमें आईटीसी है नहीं। और वो कह रहे हैं कि आप टैक्स जमा करिए, आपने सेल तो वही की, हम सेल हमने की है, सेल पर टैक्स जीएसटी की क्वेरीज अंकित जी डील कर पाएंगे। मेरा जो है मेनली विषय इनकम टैक्स का था। राजीव जी आप अंकित जी से बात कर लीजिएगा। ठीक सर, ठीक है, थैंक यू सर। राकेश गर्ग जी, राकेश गर्ग जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राकेश गर्ग जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राकेश गर्ग जी। हाँ सर जी, हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी आई। मैं ये कह रहा था सर, मैं म्यूट हो गया, इस कारण बोल नहीं पाया बीच में। ऑडिट किनके होंगे किनके नहीं होंगे, उनके नॉर्म्स दिए हुए हैं। जहां ऑडिट की आवश्यकता नहीं है और हम कहते हैं करा लो, कोई बुराई नहीं है, ऑडिट तो करा लो, करा लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जहां ऑडिट की आवश्यकता नहीं है और हमने ऑडिट करा लिया तो उसके कंसिक्वेंसेस हमारे विपरीत भी हो सकते हैं। जैसे कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, हमने ऑडिट करा लिया इसलिए हमारी सजा अक्टूबर हो गई, नो, वहां पे डिपार्टमेंट चाहेगा तो बिलेटेड रिटर्न मानेगा और आपको लेट होने की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, 1000 रुपये, 5000 रुपये। एडवांस टैक्स वगैरह, टैक्स लेट डिपॉजिट की उसकी ब्याज भी देनी पड़ेगी सर। तो जहां नॉर्म दिए हुए बिल्कुल क्लियर किन का ऑडिट होना है, किन का ऑडिट नहीं होना है। ऑडिट नहीं होना है और हमने ऑडिट करा लिया, सोचा, अभी एक सज्जन कह रहे थे हमारे साथी कि साहब करा लो तो अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, उसका नुकसान भी हो सकता है। तो डिपार्टमेंट नहीं मानेगा। जहां आपने ऑडिट करा लिया इस वजह सोचेंगे अक्टूबर रिटर्न फाइल कर देंगे और पेनल्टी से बची जाएंगे, पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर लेट रिटर्न की। बस इतना ही कहना चाह रहा था। अच्छा परामर्श जी। शिव गोपाल जी बोलिए सर। क्वेरीज हो तो अब लास्ट जो है कंक्लूड करें अपन क्वेरी। जी सर। शिव गोपाल जी, शिव गोपाल जी कोई सवाल है आपका? जी मैं बोल रहा हूँ। हेलो जी बोलिए। हेलो, मैं कह रहा था प्रोफेशनल
की इनकम है, ऑडिट की क्या लिमिट और कब चेंज हुई है, ये बताओ। सर 50 लाख की लिमिट है अभी, और अगले साल बजट के अंदर जो चेंज आया है वो कि अगर आपकी 95% से ज्यादा रिसिप्ट नॉन कैश है तो 75 हो जाएगी लिमिट। बस ये चेंज है, बाकी और कोई चेंज नहीं आया सर इसमें। 50 लाख की लिमिट है। हाँ जी, ये तो बहुत साल हो गए सर, 50 लाख का बहुत पुराना अमेंडमेंट है। 50 लाख से ऊपर है तो ऑडिट कराना है, 50 लाख से कम है तो फिर आपको 50% 44AD का प्रोविजन का अनुपालन करना पड़ेगा। ठीक है शिवपाल जी। राइट सर। अरविंद गुप्ता जी, अरविंद गुप्ता जी खाली सवाल हो तो आप पूछेगा, वरना अरविंद जी। हाँ सर, अभी क्या हो रहा है कि जो प्रोसेसिंग हो रही है इनकम टैक्स की, उसमें ये आ रहा है कि हमने 27 जुलाई को ITI जमा की है, मगर वहां पर जो प्रोसेसिंग ऑर्डर आ रहा है वो 27/8 को एक्सेप्ट करके 1000 की 8 फीस का पेनल्टी ऑर्डर पास हो रहा है। उसमें क्या करना चाहिए? आप रीप्रोसेस द रिटर्न कर दें और ग्रीवेंस डाल दें। अच्छा जी, आपने रिटर्न वेरीफाई भी समय पे कर दी थी विद इन 1 मंथ? हाँ, विद इन 1 मंथ है। ठीक है, फिर आपको जो है रीप्रोसेस कर दें, वो डिमांड हट जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अरुण राघव जी, मोदी नगर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अरुण राघव जी। शुक्रिया भाई साहब, आपने अनम्यूट मेरी किया। आवाज आज का वोट ऑफ थैंक्स करिए आप। इसके बाद फिर राष्ट्रगान आप करेंगे जी, और जब राष्ट्रगान आप करेंगे तो सभी जितने डेलीगेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना फोन म्यूट रखें, कोई अपना फोन को अनम्यूट करके इसको वहां पे रिपीट ना करें। सभी खड़े हो जाएंगे अपनी सीट पे, उसके बाद राष्ट्रगान टाइम। जी अरुण राघव जी प्लीज। शुक्रिया भाई साहब। सर्वप्रथम वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित और वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों को सादर प्रणाम करता हूं। आज के वेबिनार के ज्ञानवर्धक उद्बोधन हेतु अद्भुत प्रतिभा के धनी मुख्य वक्ता परम आदरणीय CA पंकज शाह जी का हृदय से आभार व अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बेहद सरल लहजे में हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। आप म्यूट हो गए अरुण जी। बेहद आपकी आवाज निवारण किया, उसके लिए मैं आज के वेबिनार के गुरु आदरणीय CA पंकज शाह जी के विद्वता से परिपूर्ण व शानदार व्यक्तित्व को सादर नमन करता हूं। निसंदेह सभी साथियों ने शांत भाव से बड़ी एकाग्रता व तल्लीनता के साथ आपके उद्बोधन को सुना है और ज्ञान अर्जित किया है। आपका हृदय से आभार। साथ ही वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित व वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों को सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज के वेबिनार को सफल बनाया। उपकाश के इस शानदार मंच की जो आपने शोभा बढ़ाई है, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वेबिनार के प्रथम सत्र के वक्ता सहारनपुर से प्रिय भाई अंकित गर्ग जी का। साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूं उपकाश के जनक परम आदरणीय बड़े भाई श्रीमान हर्ष शर्मा जी व उपकाश की समस्त पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों का, जो निरंतर विधिवाणी के माध्यम से हम सभी को ज्ञान अर्जित करते आ रहे हैं। साथ ही छतरपुर व हरदा मध्य प्रदेश की बार एसोसिएशन से जुड़े सभी अधिवक्ता साथियों को सादर नमन करता हूं, जिनका भरपूर सहयोग व स्नेह प्रेम हम सभी को सदैव मिलता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा,
जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप लोगों से फिर अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। जो आपके साथी लोग उपकास के वेबिनार में नहीं बैठते हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनको समझाइए कि बैठा करें, ज्ञानवर्धन करें। और आज के हमारे गुरु श्री पंकज साहब के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर। आपने इतना बढ़िया सर आज का जो उद्बोधन दिया है, उतना जो आपने सब मतलब दिमाग में तो कई चीजें थी नहीं, काफी चीजें में से तो जो आपने आज सब टूल्स बताए हमें, सो काइंड ऑफ यू सर। और उम्मीद करते हैं सर आप फिर आप हमें सब समय देंगे कभी आराम से। सर अब एक चीज निवेदन करना चाहूंगा। जी सर। सबसे ज्वलंत विषय है 16(4) जीएसटी की धारा 16(4). जी सर। इसके विषय में कोई किसी वक्ता को बुलाने का प्रयास किया जाए सर। ठीक सर। तो अंकित जी से अपन ने बात पिछली बार जो कही थी, अगर वो हो जाए, अगर वो तैयार हो जाए तो उनसे जरूर आप बात कर लीजिए एक बार। ठीक है सर, मैं कर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और जिन लोगों ने अभी उपकास वेबिनार नहीं कराया सब्सक्राइब, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए। आज का ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है आपके रिटर्न भरने में, जो आप भर रहे हैं 30 सितंबर तक रिटर्न, इन बारीक पॉइंट्स को वहां चेक कर लीजिएगा। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।